यस गाइस, शुरुआत करते हैं वेरी फ्रेश एंड न्यू चैप्टर दैट इज सरफाइसी। राइट, इसको अपन तीन टुकड़ों में, इस सरफाइसी वर्ड को है तीन टुकड़ों में बांटेंगे अपन गाइस इसको। एक तो पहले ये अपने लिए रहेगा सा, देन रफा एंड देन ईएसआई। ये तीनों का अपना अपना मीनिंग है, ठीक है। बट ये सबसे पहले ये चैप्टर क्या है, किस लिए है, कैसे काम करेगा, एवरीथिंग वी हैव टू नो, राइट। यस, सो समझते हैं इसके कंसेप्ट को गाइस, सरफाइसी के कंसेप्ट को। पहले तो ये सा का मतलब होता है सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स, सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स। रफा का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, ठीक है। ये अपने लिए सा है, वेल दिस इज अपने लिए रफा है, राइट। एंड ये अपना ईएसआई है, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। ये एक्ट गाइस अर्जेंसी के अंदर पास हुआ था, मतलब के इस चीज की बहुत ज्यादा नीड थी, अर्जेंसी में ये पास हुआ था। पार्लियामेंट उस टाइम पे नहीं मिल रहा था, इसीलिए पहले ये ऑर्डिनेंस था। क्या था पहले? ये ऑर्डिनेंस था गाइस, अर्जेंसी थी इसीलिए उसको। आपको मालूम है ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब वहां पे रूलिंग पार्टी क्या करती है, ये जो बिल होता है इस बिल को पार्लियामेंट में प्रेजेंट नहीं करती है, एंड जब रूलिंग पार्टी इस बिल को सीधा प्रेसिडेंट के पास लेके चली जाती है, ठीक है। एंड ये प्रेसिडेंट यहाँ पे सीधा हस्ताक्षर करता है, मतलब के सिग्नेचर करता है। मीनिंग देयर बाय कि जब रूलिंग पार्टी अर्जेंसी है, राइट, एंड किसी बिल को पार्लियामेंट में पेश न करते हुए सीधा प्रेसिडेंट से सिग्नेचर करवा के इसको लागू करवा देते हैं, राइट, तो उसको वहां पे क्या बोलते हैं गाइस? ऑर्डिनेंस बोलते हैं, राइट। एंड उसके बाद जब कभी भी पार्लियामेंट बैठेगा तब वहां पे आप इसको अप्रूव करवाओगे, फिर बाद में वो एक्ट बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ये वाले एक्ट जो हम चालू करने वाले हैं गाइस, सरफाइसी, इसके साथ ऐसा हुआ था, इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। क्या हुआ था इनके साथ? ये सरफाइसी के साथ क्या हुआ था? तो वहां पे अर्जेंसी थी एंड ये एक्ट पास हुआ था, समझना गाइस, अर्जेंसी थी और ये एक्ट पास हुआ था। पहले ऑर्डिनेंस था, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद ये अप्रूव्ड हुआ पार्लियामेंट में विद इन 6 मंथ्स, ठीक है। एंड जब जाके वो वहां पे एक्ट बना, राइट, और वो सरफाइसी एक्ट 2002 से माना जाता है, ठीक है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट, तो समझना गाइस होता क्या है इस दुनिया के अंदर कि ये जो बैंक होती है, देखो मैंने यहाँ पे इसको इनोसेंट बोला है, ठीक है। ये जो बैंक होती है गाइस, ये बैंक कस्टमर्स को लोन देती है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 कि इन्होंने यहाँ पे लोन दिया, अब ये लोन को वहां पे आपको रीपे करना होता है, ठीक है। बट जब बैंक ने लोन दिया, समझना मेरी बात, जब बैंक ने लोन दिया बट कस्टमर्स वहां पे क्या करते हैं, तो कस्टमर्स इस लोन को रीपे करने में डेलिबरेटली डिफॉल्ट करते हैं इन द रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट यहाँ पे जब कौन कर रहा है गाइस? कस्टमर कर रहा है, समझना मेरी बात, ठीक है। ये डिफॉल्ट जब कस्टमर कर रहा है तब बेचारी बैंक परेशान हो जाती है, ठीक है। ये बैंक परेशान हो जाती है अपने रिकवरी करने के लिए, एंड फिर वो उसको वहां पे कोर्ट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है। बट आप लोग को मालूम है कि हमारे वहां पे कोर्ट कचहरी जो चल रही है, राइट, वो किस हिसाब से चल रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ, ये जो बैंक बेचारी परेशान है और बैंक को अपनी परेशानी उठानी पड़ रही है, क्यों? बिकॉज बैंक ने किसको लोन दिया है? कस्टमर्स को लोन दिया है, बट कस्टमर्स क्या नहीं कर रहा है गाइस? कस्टमर्स इस लोन को रीपे नहीं कर रहा है, इसीलिए बैंक वहां पे क्या हो रही है? परेशान हो रही है, अपना पैसा वहां पे रिकवर नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो उसको उसका पैसा रिकवर करवाने के लिए, समझना मेरी बात, उसको उसका पैसा रिकवर करवाने के लिए यहाँ पे एक एक्ट बना है और उसका नाम है सा रफा ईएसआई, दैट इज सरफाइसी, ठीक है। कैसे ये वर्क करेगा इन पहले समझना गाइस। बैंक को जब कभी भी अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से ये पैसा रिकवर करना है जो लोन लेके गए हैं, राइट, तो उसके 3 तरीके हैं।
नंबर वन, जो पहले हुआ करता था, कंपनीज एक्ट 1956 का सहारा लेके बैंक अपना पैसा अंडर सेक्शन 137 रिकवर कर सकती थी। ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का सहारा लेके वो वहां पे 1956 में कंपनी लॉ बोर्ड हुआ करता था, तो बैंक जाती थी वहां पे कंपनी लॉ बोर्ड के पास। ठीक है, अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने ये लोन लिया हुआ है तो उस केस के अंदर इस तरीके से ये पैसा रिकवर होता था। ठीक है, कंपनी लॉ बोर्ड जाके वहां पे प्रेजेंट करना पड़ता था, ये सब कुछ देना पड़ता था, डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग। बट डेलिबरेटली हुआ यू कि इसके अंदर भी लंबा लंबा प्रोसेस चलने लगा, लंबा लंबा टाइम होने लगा, एंड ये पैसा रिकवर नहीं हो पा रहा था। ये पैसा जब रिकवर नहीं हो पा रहा था तब वहां पे 1993 में वहां पे दो चीजें हुई। 1993 में दो चीजें हुई। एक तो आपके सर सचिन सर का जन्म हुआ, समझना गाइस। ठीक है, जोक्स अपार्ट, इसको साइड में रखते हैं। दूसरा ये हुआ कि इस डेट को रिकवर करने के लिए इन्होंने वहां पे रिकवरी ऑफ डेट एक्ट बनाया है। कमन गाइस, दो चीजें हुई 1993 में। एक तो मेरा बर्थ हुआ, ठीक है, अप्रैल महीने में ही, एंड दूसरा वहां पे इन्होंने इस डेट को, मतलब बैंक की डेट को रिकवर करने के लिए उन्होंने रिकवरी ऑफ डेट एक्ट बनाया। ठीक है, अब ये जो रिकवरी ऑफ डेट एक्ट था, इनके लिए इन्होंने एक ट्रिब्यूनल भी बनाया जिसको बोलते हैं हम डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसको भली बात ही हम जानते हैं, मिल के आए हम इनको आईबीसी में। ठीक है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल वहां पे उन्होंने बनाया। देयर वर 33 डीआरटी इन द ईयर ऑफ 1993, एंड अगर डीआरटी से काम नहीं बनता था तो उसके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल डीआर80 भी बनाया, डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल। बैंक का पैसा रिकवर करने के लिए, बिकॉज बैंक लोन दे देता था बट कस्टमर्स उसको रीपे नहीं करते थे, वो डिफॉल्ट करते थे। तो वहां पे इस पैसों को रिकवर करने के लिए इन्होंने डेट रिकवरी एक्ट बनाया, और रिकवरी ऑफ डेट एक्ट 1993 के अंदर वहां पे उसने बोला, जब ये एक्ट बना कि भैया हे बैंक, तेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम एकदम टाइमली प्रोसीजर लेके आए हैं, आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हो इन द ईयर ऑफ 1993। 33 डीआरटी थी, 5 डीआर80 थी उस टाइम पे। आज के दिन पे भी 2021 चल रहा है, इस 1993 को 28 साल होने आए और ऑलमोस्ट हो गए। अभी भी आज भी there are 33 DRT and 5 DRT। कस्टमर्स बढ़ते गए, लोन बढ़ती गई, लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, बट DRT एंड DRT की संख्या वहां पे, ये ऑफिसर्स गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाई। धीरे धीरे हुआ यू कि ये DRT एंड DRT जो टाइमली प्रोसीजर्स उस टाइम पे लेके आए थे 1993 में कि बैंक अपना पैसा टाइम टू टाइम रिकवर कर पाएगी, राइट, वो टाइमली प्रोसीजर्स को वहां पे टाइम बाउंड प्रोसीजर्स जो था वो कन्वर्ट हो गया लेंथी प्रोसीजर्स के अंदर। बैंक को 2 साल 4 साल 5 साल लगने लगा था। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे थे, डिफॉल्ट बढ़ रहे थे, बट सामने अथॉरिटी ने ये डीआरटी एंड डीआरटी नहीं बढ़ाया। समझ में आता है क्या? राइट, वहां पे दूसरा ये होता था कि जब भी कोई कस्टमर से बैंक रिकवर करने के लिए इसके अंदर जाती थी तो वो कस्टमर, राइट, आप बहुत सारे लोगों की पहचान होती है, वो वहां पे कोर्ट में जाके स्टे ऑर्डर लेके आ जाता था, राइट। वो बहुत सारी पार्टियों को या पॉलिटिकल पार्टी को जानता होता है, राइट, या कुछ भी होता है, तो कोर्ट वहां पे इस चीज के लिए स्टे ऑर्डर दे देती थी और बात वहां पे दब जाती थी। 1993 से 2002 तक ये सारी दिक्कतें वहां पे फेस करनी पड़ी। समझना, 1993 से 2002 तक ये सारी दिक्कतें वहां पे फेस करनी पड़ी। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि वहां पे न चाहते हुए भी अगर ये एक्ट नहीं बनता तो बैंक को ताला लगाना पड़ता। क्यों? बिकॉज बैंक ने कस्टमर्स को पैसा दे दिया, जब तक वो ईएमआई नहीं भरेंगे बैंक नए लोगों को लोन कैसे देगा? पैसा रोटेट होना बहुत जरूरी है बिजनेस के अंदर, बैंक में तो खास। अगर वो रोटेट नहीं हुआ तो हालत टाइट हो जाएगी उस टाइम पे।
सो 2002 तक वो सिचुएशन इतना टाइट था गाइस, ठीक है, एंड मजबूरन वहां पे 2002 में ऑर्डिनेंस पास करना पड़ा बैंक को अपना डेट रिकवर करने के लिए। ये जो सरफाइसी एक्ट बना वो एकदम प्रॉपर वाला टाइम बाउंड प्रोसीजर बना। दूसरा दूसरा इसके अंदर वहां पे बोल दिया कि कोई भी कोर्ट या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस एक्ट में मगजमारी नहीं करेगी और ना ही कोई स्टे ऑर्डर ला सकती है, आप कितनी भी बड़ी तोप क्यों ना हो, ठीक है, ये इस चीज के ऊपर आप कोई भी स्टे ऑर्डर नहीं ला सकते। उसके साथ साथ इन्होंने वहां पे एक तोड़ निकाला कि बैंक बेचारा, मैं बताऊंगा आपको क्या तोड़ निकाला कि बैंक को कैसे हम रिलीव करें ये सारी चीजों से, ठीक है। इसके लिए भी उन्होंने एक जबरा तोड़ यहाँ पे सरफाइसी एक्ट के अंदर निकाला, जो अपन अभी अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। समझना गाइस, क्यों? बिकॉज अगर जिस कंट्री के अंदर अगर बैंक प्रॉपर नहीं होगी ना तो वो कंट्री वहां पे सूनर और लेटर डूब जाएगी, ठीक है। तो यस, आपका बैंकिंग सेक्टर जो है गाइस वो एकदम मजबूत होना चाहिए। इस तरह से अगर बैंक परेशान होती रही तो वहां पे दिक्कतें आ सकती है, राइट। सा, रफा एंड ईएसआई सबका अपना अपना मीनिंग है जो अपन डिस्कस करेंगे गाइस आज के सेशन के अंदर ही, राइट। प्रोबेबली 3 लेक्चर चलेगा ये चैप्टर, ठीक है। एंड यस, उसके बाद अपन वहां पे आगे बढ़ेंगे। यस गाइस, अगर हम बात करें तो जब कभी भी कोई बंदा लोन लेने के लिए जाता है, समझना मेरी बात बड़े ध्यान से, जब कभी भी कोई बंदा लोन लेने के लिए जाता है, किसके पास जाता है? बैंक के पास जाता है, ठीक है। सो जब कभी भी वो लोन लेने के लिए जाता है तो ये ऑब्लिगर मतलब कौन, ठीक है, इसमें ऑब्लिगर कस्टमर के जिसको लोन चाहिए, ठीक है। ये कस्टमर किसके पास जाता है? तो वो बैंक के पास जाता है। वो बैंक को बोलता है बैंक मेरे को पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो उसने बैंक ने बोला कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी तेरे को, हम सिक्योर्ड लोन देंगे। उसने बोला ठीक है भैया, तो इसने यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की। ये सिक्योरिटी के सामने बैंक ने उसको लोन दे दिया, ठीक है। सिक्योरिटी के सामने बैंक को कोई दिक्कत नहीं थी तो बैंक ने वहां पे क्या कर दिया, उसको लोन प्रोवाइड कर दिया, समझना। अब बैंक ने अपने बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है, बैंक ने अपने बैलेंस शीट के अंदर ये जो असेट्स थी, इस असेट्स को वहां पे, राइट, बैंक के पास ये असेट्स, पोजीशन तो नहीं मिलने वाला बैंक को, सिर्फ कागजात मिलने वाले हैं। तो यस, डेफिनेटली बैंक ने वहां पे असेट साइड जिसको दिखाया कि यस यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के ऊपर मेरा हक है, ठीक है। ये असेट्स के ऊपर बैंक को जब तक ईएमआई मिल रहे हैं, कम ऑन गाइस, आज ये बंदा ऑब्लिगर, इसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्लिगर। ये बैंक जिसने लोन दिया है इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिनेटर है। कम ऑन गाइस, ये वर्ड्स आपको आने जरूरी है। जो बैंक लोन देता है इस एक्ट के अंदर, इसको हम कैसे, किस नाम से जानेंगे? ओरिजिनेटर। जिसने लोन लिया कस्टमर, इसको हम क्या बोलेंगे गाइस? ऑब्लिगर, ठीक है। ये बंदे ने सिक्योरिटी दी है, सामने लोन लिया है, कम ऑन, ठीक है। अभी ये बंदा, मतलब कि ये ऑब्लिगर टाइम टू टाइम लोन रीपे कर रहा है, मतलब ईएमआई पे कर रहा है। किसको? ओरिजिनेटर को। ओरिजिनेटर कौन है गाइस? बैंक है अपना। कंसेप्ट समझना गाइस इसका, ठीक है, बहुत हैवी कंसेप्ट है। ओरिजिनेटर ईएमआई पे कर रहा है, किसको? बैंक को। मतलब कि बैंक को अपना पैसा, प्रिंसिपल भी वापस मिल रहा है एंड बैंक को इंटरेस्ट भी मिल रहा है। मतलब कि बैंक ने जिस असेट्स के ऊपर लोन दिया है वो असेट्स परफॉर्म कर रही है। कम ऑन गाइस, परफॉर्मिंग असेट्स, क्या बोलेंगे इसको हम? पीए। कम ऑन, मेरे साथ बोलो ना, क्या बोलेंगे इसको? पीए, दैट इज परफॉर्मिंग असेट्स। क्यों? बिकॉज ये असेट्स के ऊपर जो बैंक ने लोन दिया है उस असेट्स का पैसा भी वापस आ रहा है, उस असेट्स के ऊपर बैंक को कमाई भी हो रही है बिकॉज इंटरेस्ट भी आ रहा है। बट जिस दिन ये कस्टमर्स है, अगर ये कस्टमर लोन रीपे नहीं करेंगे, कस्टमर्स डेलिबरेटली कमिट द डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ लोन, तो बेचारी बैंक जो होगी वो परेशान हो जाएगी, ठीक है।
ये कस्टमर्स जब लोन रीपे नहीं करेंगे तब ये जो असेट्स बैंक के पास पड़ी जो पहले परफॉर्म करती थी अब ये परफॉर्म करना बंद कर देगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाएगा। हे कम ऑन गाइस, ये असेट्स जो होगी वो असेट्स क्या हो जाएगी, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ये असेट सिर्फ कागजात के रूप में रह जाएगी, पोजीशन तो वैसे भी ऑब्लिगर के पास है। आज आप किसी घर के ऊपर लोन लेते हो तो क्या बैंक को पोजीशन दे देते हो? द आंसर इज नो, पोजीशन तो आपके पास होता है। आप मॉर्गेज करवाते हो, बैंक के पास कागजात रहेंगे, बैंक के फेवर में रहेगा सब कुछ, राइट, बट पोजीशन वगैरह सब कुछ आपके पास रहेगा। ये नॉन परफॉर्मिंग जो असेट्स पहले कमा के दे रही थी वो असेट्स आज बैंक के लिए क्या बन गई है गाइस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गई है। बैंक का पैसा, जितनी जितनी असेट्स आपकी नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगी, बैंक का पैसा ब्लॉक हो जाएगा, ब्लैक नहीं होगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, क्या काम की ये असेट्स, क्या काम की जिसके ऊपर आपने वहां पे पेमेंट दिया था, वो असेट्स कमा के दे रही थी, थोड़ा सा टाइम कमा के दिया, फिर ये असेट्स तो ब्लॉक हो गई। ठीक है, और आपका पैसा भी ब्लॉक हो गया। कानून ने वहां पे इसका तोड़ निकाला एंड बोला, एंड वहां पे इन्होंने बैंक को बोला, हे बैंक तू, अब होता क्या था कि बैंक वहां पे धक्के खाती थी, ऑब्लिगर के पास सेटलमेंट करने के लिए रेडी है सब कुछ, बट ऑब्लिगर तो पेमेंट नहीं दे रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये एनपीए इतना बढ़ गया कि बैंक को वो भी भूल गया कि मेरा मेन बिजनेस तो लोगों से पैसा लेना देना है, राइट। बैंक वहां पे धीरे धीरे क्या बना, बैंक बना रिकवरी वाला, राइट। उसका वहां पे पूरा डिपार्टमेंट ही इस चीज का लगाने लगा। ठीक है, बैंक ऑफिसर्स वहां पे, बैंक मैनेजर्स जो होते थे वो बैंक में कम, बट लोगों के घर घर घूमने लगे जो लोग ऐसे डिफॉल्ट करते थे। ठीक है, तो बैंक को वहां पे अपने मेन बिजनेस का, मेन जो बिजनेस था उसका वो फोकस रखने लगा था। ये चीज ना हो, अदरवाइज तो बैंक फिर बिजनेस कब करेगा, अगर बैंक रिकवरी का ही बिजनेस करने लगेगा तो। दैट्स व्हाई उन्होंने वहां पे सोचा, इन 2002 में ये एक्ट बनाया जब एनपीए टोच पे पहुंच गया था। बैंक के पास ये असेट्स अभी फिलहाल, ये असेट्स फिलहाल बैंक के पास पोजीशन में नहीं है, बट कैन आई से दैट ये प्रॉपर्टी बैंक के नाम है, राइट, बिकॉज मॉर्गेज करवाया है तो बैंक के नाम डेफिनेटली ये प्रॉपर्टी है। इन्होंने वहां पे सरफाईसी एक्ट के अंदर एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनाई। कम ऑन गाइस, इन्होंने वहां पे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी बनाई, राइट, जिसको हम बोलेंगे एससी, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, और वी कैन से असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट। जब कभी भी मैं एससीएआरसी बोलूं तो आपको समझ जाने का कि मैं बात कर रहा हूं सिक्योरिटाइजेशन कंपनी की या असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की मैं बात कर रहा हूं। ये ऐसी कंपनी इन्होंने बनाई एंड वहां पे बोला कि हे बैंक, तेरे पास जो असेट्स पड़ी है, समझ रहा, तेरे पास जो असेट्स ऑन पेपर पड़ी है, ये असेट्स तू किसके नाम कर दे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के नाम। ये फाइनेंशियल असेट्स तू किसके नाम कर दे, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी के नाम कर दे। एंड ये सिक्योरिटाइजेशन कंपनी जो है, तेरा कितना पेमेंट बाकी है बोल। बैंक ने बोला मैंने 10 करोड़ का लोन दिया था, उसमें से 2 करोड़ वापस आया है, मेरा 8 करोड़ बाकी है। ठीक है, हम तेरे को एक सेटलमेंट अमाउंट देते हैं 8 करोड़ के सामने हम तेरे को 6 करोड़ रुपया दे देते हैं, राइट, तू चुपचाप करके बैठ जा, या 7 करोड़ रुपया दे देते हैं। बैंक ने बोला यार पैसा ब्लॉक हो गया, इससे अच्छा तो चलो छोड़ो मगजमारी और लेके खत्म करते हैं। बैंक को वहां पे क्या मिल रहा है, वहां पे एक सेटलमेंट अमाउंट मिल रहा है, समझना गाइस। बैंक को वहां पे, बैंक को बोला कि हे बैंक, तेरे पास जो असेट्स पड़ी है तू किसके नाम दे दे, एससीएआरसी के नाम दे दे। एससीएआरसी सामने तेरे को सेटलमेंट अमाउंट के अंदर सिर्फ पैसा ही मिले ऐसा जरूरी नहीं है। सिक्योरिटाइजेशन कंपनी सामने डिबेंचर्स इश्यू कर सकती है, राइट, या फिर पैसा भी दे सकती है, पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड ऑल, वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये एससीएआरसी बैंक को ये पैसा सेटलमेंट अमाउंट दे देगी। समझ रहे, बैंक ने ऐसे ही एससीएआरसी के पास तो नहीं चली जाएगी, पहले वो खुद ट्राई करेगी कि पेमेंट मैं निकलवा दूं। बैंक ने बहुत ट्राई किया था गाइस, बट बैंक से ये पैसा निकला नहीं ऑब्लिगर से। इसके रिलेटेड जो भी सेक्शनों में केसेस करने थे या जो भी करना था डीआरटी के पास या सेक्शन 137 जो पुराना हुआ करता था, वो सब कुछ बैंक ने ट्राई कर लिया था, वो केसेस चल रहे थे, राइट। फिर बैंक ने सोचा कि छोड़ो यार ये मगजमारी में नहीं करना, इससे अच्छा हमारा जो मेन बिजनेस है, इस मेन बिजनेस के अंदर फोकस करे, राइट। बैंक को मेन बिजनेस में फोकस करना था, तो अगर कोई आ रहा है तो इसको हम ये पूरा
एक साथ में ही ये ट्रांसफर कर देते हैं और सेटलमेंट अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, बैंक को वहां पे ये अच्छा लगा ये कंसेप्ट। SCARC ने बोला कि हे बैंक, जितने भी केसेस अभी तूने फैला के रखे हैं, बिकॉज ये रिकवर करने के लिए तूने अलग अलग जगह पे केसेस किए जहां जहां पे पॉसिबल था रिकवरी करने के लिए एंड ऑल, ये सब कुछ अब इस असेट्स के साथ हमारे पास आ जाएगा। तू अपने बिजनेस के ऊपर, है बैंक, तू अपने बिजनेस के ऊपर फोकस कर। तेरे को एक भी केसेस में कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। हम सबसे तेरे को रिहा कर रहे हैं। ये असेट्स के साथ साथ हम ये सब कुछ तेरे से बोरो कर रहे हैं। जहां जहां पे जो जो केस चलेगा SCARC बैंक के बिहाफ पे जाएगी। एज इफ के ये लोन हमने ही दिया था ऑब्लिगर को, ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। एज इफ ये लोन हमने ही दिया था ऑब्लिगर को, ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। एंड ये ऑब्लिगर से पैसा रिकवर भी हम ही करेंगे, बिकॉज अब ये प्रॉपर्टी किसके नाम है? कम ऑन गाइस, ये प्रॉपर्टी अब किसके नाम है? सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम। ये प्रॉपर्टी बैंक ने किसको दे दी है? ये प्रॉपर्टी बैंक ने SCARC को दे दी है। कम ऑन गाइस, ठीक है। तो ये SCARC बोल रहा है कि नाउ इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, हम तेरे को रिहा कर रहे हैं। इस ऑब्लिगर से पेमेंट आएगा नहीं आएगा वो हमारा रिस्क है, हम इसको कर लेंगे। हम तेरे को एक सेटलमेंट अमाउंट दे रहे हैं, तू ले ले। ऑब्लिगर से कैसे पैसा रिकवर करना है वो हम देख लेंगे। समझना मेरी बात। अब ये SCARC ऑब्लिगर को एक नोटिस भेजेगा, ठीक है। ये नोटिस, सरफाइसी एक्ट ये बोलता है, ये नोटिस जो भेजेगा उसके अंदर ऑब्लिगर को 60 डेज का टाइम पीरियड मिलता है। अगर ये 60 डेज के अंदर अंदर ये SCARC को रिप्लाई नहीं करता है एंड पेमेंट नहीं करता है, या फिर पेमेंट देने का वादा नहीं करता है, समझना, राइट, इन शॉर्ट 60 डेज के अंदर अंदर ये पेमेंट ऑब्लिगर को दे देना है। अगर ये नहीं देता है देन SCARC के पास हाईएस्ट लेवल के पावर है। वो बुलडोजर लेके भी जा सकते हैं और ऑब्लिगर की प्रॉपर्टी को रफा दफा कर सकते हैं। वो ऑब्लिगर को घर से बाहर निकाल सकते हैं और उनके बर्तन और कपड़े वपड़े फेंक के पोजीशन ले सकते हैं। वो हाईएस्ट लेवल के पावर ये SCARC को वहां पे देती है, सो दैट ऐसे ऑब्लिगर्स दो काम हो जाए। ऐसे ऑब्लिगर से जो पेमेंट रिकवर करना है वो भी हो जाए, एंड बैंक बेचारा जो धीरे धीरे करके बैंक का बिजनेस छोड़ के मेन बिजनेस से फोकस करके कहां पे चला गया था, रिकवरी, उसको भी हम वहां पे क्या कर दे, रिहा कर दे। तो पहले तो वो काम करे, बैंक को बोलो बैंक तो अपना बिजनेस कर, ये ऑब्लिगर को हम देख लेंगे। SCARC को बना ही इसलिए कि भैया आप सबसे रिकवर कीजिए, एंड रिकवर करके अगर पूरा पेमेंट रिकवर हो जाता है तो उनको भी फायदा है, बिकॉज उन्होंने तो सेटलमेंट किया था बैंक के साथ। तो 1 करोड़ का जो भी, राइट, फुल पेमेंट जो ऑब्लिगर से लेंगे वो उनके लिए फायदा हो जाएगा। समझने का इस हिसाब से पूरा। सर SCARC इतने सारे बैंकों की हेल्प करने के लिए पेमेंट कहां से लाएगा? ठीक है, ये SCARC क्या कहता है, इनके पास जो भी असेट्स इस तरीके से आता है, इनके पास जो भी असेट्स इस तरीके का आता है, वो असेट्स का वो लोग एक पूल बनाते हैं। समझना गाइस, वो असेट्स का वो लोग एक पूल बनाते हैं, एंड असेट्स ऑफ पूल बना के कोई कंपनी बना दी या उसके अंदर सारी असेट्स वहां पे वो लेके गए, असेट्स ऑफ पूल बना के, राइट, इसके ऊपर इधर कोई प्रपोजल लेके आते हैं, राइट, या फिर कोई बिजनेस चालू करने का प्रपोजल लेके आते हैं, एंड देन ये SCARC वहां पे, ये SCARC इस असेट्स ऑफ पूल को प्रेजेंट करते हैं क्वालिफाइड। अब यहाँ पे चेंज हो गया, ये चार्ट थोड़ा सा पुराना है गाइस। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर से ये चेंज हो गया, क्वालिफाइड बायर हो गया, राइट। ये इंस्टीट्यूशनल वर्ड इज नॉट देयर नाउ। वो क्वालिफाइड बायर्स के पास जाते हैं एंड इनको ये प्रपोजल देते हैं। अगर क्वालिफाइड बायर्स को अच्छा लगता है ये प्रपोजल, असेट्स ऑफ पूल एंड एवरीथिंग, तो वो इस कंपनी के अंदर वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंस देते हैं। इनके सामने ये SCARC इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करते हैं, सो दैट SCARC के पास पेमेंट आता रहेगा। जितना पेमेंट आएगा उस हिसाब से वो बैंक को मदद करता रहेगा, राइट, एंड बैंक वहां पे अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करके SCARC ऑब्लिगर से पेमेंट रिकवर करने का ट्राई करेंगे। इस हिसाब से कुछ वहां पे ये सरफाइसी चलता है। ये सारी चीजें मैंने पूरा सरफाइसी आपको
वहां पे बता दिया, राइट। ऑलमोस्ट 20 15 17 18 सेक्शन तक हम पहुंच गए गाइस, ठीक है। पर ये इसी चीज को अपन अब स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट दिस इज व्हाट द कांसेप्ट है। आपको कुछ भी डाउट है इसके ऊपर, फील फ्री टू आस्क राइट नाउ। कुछ भी समझ में नहीं आया, इसको अपन डिटेल में हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं, बट स्टिल अभी फिलहाल अगर आपको कोई टर्मिनोलॉजी में नहीं समझ में आया हो, यू कैन आस्क। And never miss this kind of sessions. क्यों? Because कंसेप्चुअल होता है, राइट। पूरा कंसेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दिस विल बी शेयर विद यू। आपको अगर एज इट इज चाहिए तो एज इट इज भेज दूंगा, एंड अगर आपको ऐसे ही चाहिए तो मैं ऐसे ही भेज दूंगा, ठीक है। नीचे उसका एक और एग्जांपल वहां पे लिया हुआ है कि सपोज ये आपका ऑब्लिगर है कि जिसने लोन लिया है। ये ऑब्लिगर आपका एबीसी लिमिटेड है, राइट, बोरोइंग कंपनी। इसने मॉर्गेज किया अपनी एसेट्स को सिदस, राइट, बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने, एंड उसके सामने 10 साल के लिए 500 करोड़ का लोन लिया है। ये बैंक ने जो लेंडिंग वो क्या करेगी, सोज एबीसी लिमिटेड एज इट्स असेट्स इन इट्स बैलेंस शीट्स, राइट। एबीसी लिमिटेड को अपना असेट्स मानेगी गाइस, ठीक है। फिर वहां पे ये अगर लोन रिकवर नहीं होता है तो बैंक ये असाइन कर देगी अपने मॉर्गेज राइट्स को स्पेशल पर्पस व्हीकल के लिए, जो कंपनी बना है स्पेशल पर्पस व्हीकल, राइट, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को, कि जो इस हिसाब से बनी है। और ये सामने यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट दे देगी, ठीक है, असाइन कर देगी अपने मॉर्गेज राइट्स बैंक। देन वहां पे इसने बोला ये कहां से पैसा लाती है, तो ये सिक्योरिटी वहां पे रिसिप्ट्स इश्यू कर सकती है इन्वेस्टर्स को। इन्वेस्टर्स वहां पे कौन होंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट, यहाँ पे कंपल्सरीली क्वालिफाइड बायर्स चाहिए। ये क्वालिफाइड बायर्स वहां पे, बिकॉज वो क्वालिफाइड है, इन्वेस्टमेंट करना जानते हैं, उनको पता है वो कहीं पे भी फंसेंगे नहीं, राइट। तो ये क्वालिफाइड बायर्स चीजों को अच्छे से जानेंगे, समझेंगे, अकॉर्डिंगली वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट। एंड देन वो फंड प्रोवाइड करते हैं। उनको अगर ऐसा लगता है कि ये SCARC हमको बेवकूफ बना रही है और हमको ऐसी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो वो नहीं भी करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए SCARC वहां पे किसी को चीट ना करे। दैट्स व्हाई वहां पे जो इन्वेस्टर्स है वो कंपल्सरीली, पहले तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस बायर्स ही रखा था, फिर चेंज करके क्वालिफाइड बायर्स वहां पे कर दिया, ठीक है। और इनको भी वो भरोसा देते हैं और उनके नाम पे मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, जो मॉर्गेज इनके पास आया ना, वो इनके नाम पे, सो दैट इनको भी आप बेवकूफ ना बना पाओ, राइट। इस हिसाब से पूरा ये कांसेप्ट चलता है गाइस, ठीक है। आपके पास स्पाइरल भी होगा, यस। इसमें ये कुछ डेफिनेशंस भी है गाइस, जो अपन फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जो डेफिनेशंस मैं करवा रहा हूँ फिलहाल वही डिस्कस करेंगे, ठीक है। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन, वहां पे सबसे पहले बोला असेट्स रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है गाइस, आप किसी भी चीज को रिकंस्ट्रक्ट करते हो, मतलब आप तोड़ते हो, मोड़ते हो, जोड़ते हो, मरोड़ते हो, राइट। दैट इज व्हाट द रिकंस्ट्रक्शन। असेट्स का रिकंस्ट्रक्शन भी आप वहां पे करते हो, राइट। यहाँ पे असेट्स रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्विजिशन कर रहा है, असेट्स को एक्वायर कर रहा है कौन, तो यस, जैसे मैंने आपको बोला था, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी उसको एक्वायर कर रही है, एट उसका राइट और इंटरेस्ट किससे ले रही है, ऑफ एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, राइट। कोई भी डेफिनेशन आप पढ़ रहे हो गाइस, मेरा चार्ट याद करना, ये चार्ट बहुत इजी है गाइस, कम ऑन। ये चार्ट जो है वो बहुत इजी है, राइट। कस्टमर था ऑब्लिगर, ठीक है। ये देखो मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं आपके लिए। ये ऑब्लिगर वहां पे जाता है ओरिजिनेटर के पास, ओरिजिनेटर मतलब बैंक के पास जाता है, ठीक है। ये ओरिजिनेटर के पास जाता है, एंड ये ऑब्लिगर वहां पे ओरिजिनेटर के पास जाके क्या करता है, ये ऑब्लिगर बोलता है कि पेमेंट चाहिए यार, ठीक है। ये बोलता है ठीक है तेरे को पेमेंट, ओरिजिनेटर मतलब कौन है गाइस, अपना बैंक है। ये बोलता है मैं तेरे को पेमेंट तो दूंगा, बट सामने तेरे को क्या देना पड़ेगा, सिक्योरिटी देना पड़ेगा। ये सामने सिक्योरिटी देता है,
ऑब्लिगर टाइम टू टाइम ईएमआई पे करता है तो ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी अगर टाइम टू टाइम ईएमआई पे होते तो। बट ये ईएमआई पे नहीं हुए, बैंक के जो असेट्स परफॉर्म कर रही थी वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स बन गई, तो कंपलसरीली बैंक को भी वहां पे क्या करना पड़ा, इस असेट्स के राइट्स, ये असेट्स के राइट्स सिक्योरिटाइजेशन कंपनी और असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को वहां पे देने पड़े, राइट। और यहां से पेमेंट लेना पड़ा सेटलमेंट अमाउंट के तौर पे। ये असेट्स और उसके राइट्स जो है, राइट, ये असेट्स के राइट्स जब बैंक से किसके पास जा रहा है, राइट, उसको ही असेट्स रिकंस्ट्रक्शन बोलते हैं गाइस। SCARC के पास जा रहा है, राइट। सो एक्विजिशन बाय असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ऑफ एनी राइट और इंटरेस्ट ऑफ एनी बैंक और द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एनी फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पर्पस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सच फाइनेंशियल असिस्टेंस। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, राइट, वहां पे 2BA, राइट, ऐसा उन्होंने बनाया। ये असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है गाइस वो RBI के साथ रजिस्टर्ड होती है। सेक्शन 3 के तहत जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं गाइस, थोड़ी सी डेफिनेशंस पढ़ के, तो यस, ये असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती है गाइस, इनको रजिस्ट्रेशन जो करवाना है वो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ करवाना है। यहाँ पे वो रजिस्टर करवाएगी, RBI उसको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगी, COR जिसको हम बोलेंगे, एंड तब जाके असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी अपना ऐसा वाला बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। ठीक है गाइस। बोरोवर मतलब ये अपना ऑब्लिगर है गाइस, इसका दूसरा नाम बोरोवर है, कि जिसने ये अमाउंट बोरो किया था, राइट, ये उसका डेफिनेशन है। एनी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड अ फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उसको कहां से मिला है, ये रहा यहां से, जो ये थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है गाइस, फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब पैसा मिला है, राइट। तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस, बस ये अपना चार्ट याद करोगे आप, कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो गाइस, राइट, हूबहू लिख सकते हो। Borrower means any person who has been granted a financial assistance or who has raised funds through issue of debt securities by any bank or financial institutions, or who has given any guarantee or created a mortgage, right, or pledge security for the financial assistance granted by the bank. बैंक ने ये पैसा दिया तो सामने सिक्योरिटी दिया है, या आपने क्या किया है गाइस, मॉर्गेज वहां पे प्रोवाइड किया, राइट। तो वो बंदे ने ये चीज तो की है, ठीक है। And includes a person who becomes borrower of an assets reconstruction company consequent upon acquisition by it for any rights or interest of any bank or financial institutions in relation to such financial assistance. borrower मतलब कि देखो बाद में वो किसका borrower बन गया, ये borrower पहले ये 3 लाइन तक बैंक का borrower है, फिर उसके बाद क्या बोला, who becomes a borrower of the ARC consequent upon acquisition by it of any rights or the interest। किसने एक्वायर कर दिया था ये राइट्स और इंटरेस्ट को, असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ने राइट एक्वायर कर लिया था, राइट। तो ये असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए भी इसको बोरोवर ही माना जाएगा। पहले वो बैंक का बोरोवर था, अब वो ARC का बोरोवर है। कम ऑन गाइस, देखो ना, एक चार्ट पूरा सरफाइसी आपको कंसेप्ट के साथ आपके दिमाग में घुसेड़ दूंगा। जितने भी ये 35-36 लोग अटेंड कर रहे हैं सबके दिमाग में चला जाएगा गाइस, ठीक है ना। डेट का डेफिनेशन पढ़ने की फिलहाल जरूरत नहीं है। डेट सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती है, राइट, सेबी एक्ट के अंदर। डिफॉल्ट, यस, अगर आपने रीपेमेंट करने में कुछ डिफॉल्ट किया, नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट, राइट, जो अमाउंट पेएबल है, जो पेएबल बाय द बोरोवर टू एनी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, राइट, अमाउंट एनी अदर अमाउंट जो पेएबल है to any secured creditor consequent upon which, और इससे हुआ क्या, अगर आपने नहीं पे किया तो such borrower is classified as NPA in the books of accounts। ये NPA कौन से books of accounts के अंदर हो जाता है, NPA in the books of accounts of the secured creditor, right। बैंक की बुक्स में आप क्या कंसीडर हो गए गाइस, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स की तरह वहां पे कंसीडर हो जाते हो, राइट। आपने क्या नहीं किया है, आपने पेमेंट, तो उसको कानून ने बोला उसको डिफॉल्ट माना जाएगा। इफ यू हैव नॉट पेड योर डेट एनी अमाउंट व्हिच इज पेएबल टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, अगर आपने कोई सिक्योरिटी नहीं दी है तो सरफाइसी पिक्चर में नहीं आएगा, बिकॉज बैंक वहां पे SCARC को क्या देगा। अगर आपका डेट अनसिक्योर्ड डेट है तो सरफाइसी के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। बैंक को सिर्फ वजन करने हैं, बैंक को सिर्फ मंजीरा बजाना है। क्यों? बिकॉज सिक्योरिटी ही नहीं दी है, तो डिफॉल्ट ही नहीं होगा। डिफॉल्ट ही नहीं होगा मतलब वैसे डिफॉल्ट है
बट सिक्योर डिफॉल्ट नहीं है, SCARC पिक्चर में नहीं आएगा इस केस के अंदर। ध्यान से समझना, इस कंसेप्ट घुसेड़ रहा हूं आपके दिमाग के अंदर, ठीक है ना। सो दिमाग के दरवाजा खोल के रखना, सो दैट मैं उसके अंदर घुस के वो चीज छोड़ के आऊं कि यस इसको सरफाइसी बोलते हैं, इस चीज के लिए वो एप्लीकेबल होगा, इस चीज के लिए नहीं होगा। दूसरा, नॉन पेमेंट एनपीए कब डिक्लेयर करते हैं कि आपने एक इंस्टॉलमेंट नहीं पे किया तो एनपीए हो गया? नहीं, अगर आप 90 दिन तक वहां पे नहीं पे करते हो, मतलब कि आपके लगातार 3 इंस्टॉलमेंट आपने पे नहीं किए हैं, तब जाके राइट वो एनपीए हो जाता है। नॉन पेमेंट ऑफ एनी डेट और एनी अदर अमाउंट पेएबल by the borrower with respect to the debt securities after the notice of 90 days that is demanding the interest of the dues served upon such borrower by the debenture trustee or any other authority in whose favor the security interest is created for the benefit of the holder of such debt securities। अगर आपने ये पे नहीं किया, इट डिफॉल्ट माना जाएगा। सो डिफॉल्ट डेट सिक्योरिटीज का आपने इंटरेस्ट नहीं पे किया है तब भी डिफॉल्ट माना जाएगा। एंड डिफॉल्ट आपने डेट या अदर अमाउंट पेएबल जो सिक्योर्ड क्रेडिटर को था, अगर वो भी आपने नहीं पे किया है तो उसको भी डिफॉल्ट माना जाएगा। फाइनेंशियल असिस्टेंस वी नो दैट वेरी वेल, ठीक है। फाइनेंशियल असेट्स, राइट, जो असेट्स आपने गिरवी रखा जिसके ऊपर आपने मॉर्गेज चार्ज, हाइपोथिकेशन, प्लेज, राइट, या आपने डेट उसके ऊपर रिसीवेबल्स कुछ भी आपने क्रिएट करवाया है, राइट, मींस डेट और रिसीवेबल्स एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, जिसको हम फाइनेंशियल असेट्स वहां पे बोलेंगे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन है वहां पे, राइट, तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वहां पे कवर हो जाती है, राइट। फिर अगर कोई और इंस्टीट्यूशंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है अंडर द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट, जो एक्ट की मैं बात कर रहा था गाइस 1993 की, जिसका जन्म मेरे साथ हुआ था, जिस एक्ट का उसकी बात कर रहा हूं, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है, वैसे इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे रिकवर हो जाते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंस, वहां पे कॉर्पोरेशंस दैट इज आईएफसी, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, राइट। डिबेंचर ट्रस्टी रजिस्टर्ड विद द बोर्ड, मतलब सेबी के साथ, एंड अपॉइंटेड फॉर द सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस माना जाएगा। असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी गाइस, ये भी वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। जो भी बंदा मतलब फाइनेंस प्रोवाइड करता है गाइस, राइट, वो वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह कंसीडर हो जाएगा। The central government has specified NBFC, राइट, एनबीएफसी को स्पेसिफाइड किया है एंड बोला है कि यस जिसका असेट 100 करोड़ या उससे ज्यादा है विच शैल बी एंटाइटल्ड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन द सिक्योर्ड डेट ऑफ 50 लाख रुपीस और मोर एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। है गाइस, समझना, 24 फरवरी 2020 को ये नोटिफिकेशन आया है, राइट। सो यस, अगर ये इस तारीख से एप्लीकेबल हुआ है, इफेक्ट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ दिस, राइट, कि जो भी एनबीएफसी होगी shall be eligible to be considered as financial institutions, right, under SARFAISI Act shall be eligible to enforce the security interest only if the following two conditions are satisfied। एक तो उसका वैल्यू ऑफ असेट्स जो होगा गाइस वो 100 करोड़ या उससे ज्यादा का होना चाहिए। दूसरा, अमाउंट ऑफ डेट जो वहां पे रिकवरी है वो 50 लाख या उससे ज्यादा का होना चाहिए। मतलब कि अगर हमारा जो ये मास्टर चार्ट है, इस मास्टर चार्ट में समझना, इस मास्टर चार्ट में सपोज यहाँ पे एनबीएफसी है और यहाँ पे बोरोवर है, और एनबीएफसी को एससीएआरसी का सहारा लेना है अपना पैसा रिकवर करने के लिए, तो क्या ले सकता है? इसने बोला भैया दो कंडीशंस, ये एनबीएफसी की टोटल एसेट 100 करोड़ या उससे ज्यादा की होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जो डिफॉल्ट है, ये डिफॉल्ट मिनिमम कितना होना चाहिए? 50 लाख रुपए का। अगर इसका 10 लाख रुपया बाकी है तो एससीएआरसी के पास आप नहीं जा सकते। ये दोनों कंडीशंस अगर एनबीएफसी फुलफिल कर रही है तो ये एनबीएफसी एससीएआरसी का सहारा लेके अपनी एसेट्स का जो राइट था वो ट्रांसफर करके सेटलमेंट अमाउंट ले सकती है। एससीएआरसी को ये सारा माजरा सौंप के अपना बिजनेस कर सकती है। तो राइट, उसको फरवरी 20 में, मतलब कि एक साल पहले ही इसको इंक्लूड किया गया है गाइस। जो आपको एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट, एंड माइट बी आपको इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, राइट। सो मेक श्योर कि आप इसके ऊपर प्रिपेयर्ड हो गाइस।
एनबीएफसी को ये रिसेंट अमेंडमेंट है। There is one doubt from the student, sir, whether any company which is debenture holder of a company, okay, कोई कंपनी किसी कंपनी की डिबेंचर होल्डर कैन बी कंसीडर्ड एज ओरिजिनेटर इन दिस एक्ट। ओके, नाइस क्वेश्चन। हे कम ऑन गाइस, बताओ ना क्या वो ओरिजिनेटर होगा? देखो यहाँ पे क्या बोला, वो कंपनी नहीं होगा, वो डिबेंचर होल्डर है तो, बट डिबेंचर ट्रस्टी को हम वहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कंसीडर कर सकते हैं कि इन्होंने पेमेंट दिया है, राइट। सारे डिबेंचर होल्डर्स को अगर राइट दे देंगे तो वहां पे थाउजेंड्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, बट वो डिबेंचर होल्डर्स के लिए कौन है गाइस? डिबेंचर ट्रस्टी है, राइट। तो यस, वो डिबेंचर ट्रस्टी जो बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब सेबी के साथ। अगर सेबी के साथ रजिस्टर्ड है, राइट, एंड अपॉइंटेड फॉर द सिक्योर्ड डेट सिक्योरिटीज, तो यस, ये डिबेंचर ट्रस्टी ने मिलके किसी कंपनी को पेमेंट दिया था, वो कंपनी पेमेंट नहीं दे रही है तो उसको डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे फाइनेंस प्रोवाइडर में कौन आ सकता है गाइस? डिबेंचर ट्रस्टीज आ सकता है, कि जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था, जिन्होंने यहाँ पे क्या किया था गाइस? पैसा डाला था। सामने इनको क्या इश्यू हुआ था? डिबेंचर्स इश्यू हुए थे, समझना मेरी बात, राइट। अब ये डिबेंचर का पेमेंट वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो इस पेमेंट को वहां पे रिकवर नहीं कर पा रही थी डिबेंचर ट्रस्टी, तो उन्होंने एससी का सहारा लिया। ये सारे डिबेंचर सिक्योरिटीज जो थे वो इनको दे दिए, सेटलमेंट अमाउंट ले लिया, बात खत्म कर दी। अब एससी कंपनी से क्या करेगा? वसूल करेगा, सब, राइट। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया डियर। But debenture holders are not allowed. Debenture trustee can do that. Okay. Very clear, guys. This is very important definition. Financial institutions. और मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें से ये एनबीएफसी वाला क्वेश्चंस शायद इस बार एग्जाम के अंदर आ सकता है, ठीक है। सो यस, मेक श्योर दो चीजें, एनबीएफसी की जो औकात है वो 100 करोड़ की होनी चाहिए, मतलब कि असेट्स जो है, ठीक है। और दूसरा, डेट जो है of that such NBFC to recover from the borrower, वो 50 लाख रुपया उससे ज्यादा होना जरूरी है। फाइनेंशियल लीज फिलहाल नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यस गाइस, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए 3 वर्ड उन्होंने वहां पे यूज किए हैं, राइट। अगर आपकी एसेट्स जो है गाइस वो सबस्टैंडर्ड हो गई है, सी स्टैंडर्ड होना मतलब एक अच्छी बात है, राइट, बट सबस्टैंडर्ड होना मतलब कि आपकी एसेट्स अब वहां पे प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो आपकी एसेट्स अगर वहां पे क्या हो चुकी है गाइस? सब स्टैंडर्ड हो गई है, ठीक है, या फिर डाउटफुल है आएगा पैसा कि नहीं आएगा, राइट, या फिर वो एसेट्स लॉस एसेट्स हो गई, ठीक है। जो बैंक वहां पे क्लासिफाइड करता है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, है ना। आरबीआई टाइम टू टाइम बेसिस पे गाइडलाइंस में चेंजेस भी लाती रहती है, बट आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से बैंक ने क्या किया? तो बैंक ने आपकी एसेट्स को इधर डाउटफुल या सबस्टैंडर्ड या फिर लॉस एसेट्स डिक्लेयर कर लिया, राइट। आपकी जो एसेट्स बैंक के पास पड़ी थी, कागजात जो पड़े थे, अगर 3 में से किसी एक में कंसीडर कर देती है तो आपकी एसेट्स को अब परफॉर्मिंग नहीं बट क्या एसेट्स बोला जाएगा गाइस? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। सो ये 3 वर्ड आप अपनी डेफिनेशन के अंदर लिखोगे, राइट, डेफिनेशन रेडी हो जाएगा। इन केस सच बैंक or the financial institutions is administered or regulated by the authority or the body established, constituted or the appointed by any law for the time being in force in accordance with the directions or the guidelines relating to the assets classification issued by such authority or body over that, right। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो, एंड अगर अदर केसेस के अंदर वहां पे जो डायरेक्शंस एंड गाइडलाइंस आरबीआई ने बोला है उस हिसाब से आपकी एसेट्स जो है गाइस वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वहां पे कंसीडर हो जाएगी। ऑब्लिगर हमको मालूम है गाइस, ऑब्लिगर मतलब बोरोवर की वो बात कर रहा है, ठीक है। पर्सन लायबल टू द ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर समझते हो ना, वो बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है।
पर्सन लायबल, पढ़ो उसको, अ पर्सन लायबल टू द ओरिजिनेटर वेदर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज टू पे द फाइनेंशियल असेट्स टू डिस्चार्ज एनी ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल असेट्स वेदर एक्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंडीशनल, कंटिंजेंट, किस कोई भी हो सकता है ना, आपने अपने स्टॉक के ऊपर लोन लिया, प्लेज किया है, तो फ्यूचर असेट्स भी इसके अंदर कवर हो जाता है, राइट। ओरिजिनेटर जिसने ये लोन दिया है, क्वालिफाइड बायर, दिस इज इंपॉर्टेंट, मतलब कि हमने जो ये पढ़ा कि हम किससे ये लोन, ये पैसा ले सकते हैं, राइट, ये हमने अभी पढ़ा ना, कम ऑन गाइस। तो ये क्वालिफाइड बायर्स जो है गाइस वो कौन रहेंगे यहाँ पे, ये क्वालिफाइड बायर्स के अंदर कौन कौन इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, कि जिनसे कौन पैसा ले सकता है, SCARC ऐसे ही पैसा नहीं लेगा, वो सामने उनको भी सिक्योरिटी रिसीव देगा, मॉर्गेज बैक करेगा, राइट, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बट इसके अंदर आता कौन है, तो यस उसके लिए भी वहां पे क्या बना रहे, उसका डेफिनेशन बना, ठीक है, क्या बोला, क्वालिफाइड बायर मींस कौन कौन आता है इसके अंदर, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इंश्योरेंस कंपनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इवन कोई बैंक भी इसका रिसिप्ट वगैरह ले सकता है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, राइट, वहां पे ट्रस्टी और ARC व्हिच हैज बीन ग्रांटेड अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशंस, राइट, मतलब ARC कंपनी दूसरी ARC कंपनी के अंदर भी अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो लोग भी कर सकते हैं, और एनी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी मेकिंग इन्वेस्टमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी है, राइट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है, ये सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी कैटेगरी के नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात नहीं की, बट नॉन इंस्टीट्यूशनल, राइट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो आई दिखती है ऊपर, वहां पे बोला ही है, राइट, बट ये लोग भी वहां पे आ सकते हैं, एज मे बी, और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द, इतने लोग यहाँ पे, बिकॉज ये सारे लोग, इसमें से एक भी लोग आपको ऐसा लग रहा है अंगूठा छाप होगा, एक भी इंडिविजुअल आपको दिख रहा है, एक भी पर्सन ऐसा लग रहा है जो बेवकूफ होगा, नहीं, सारी अथॉरिटी काइंड ऑफ ही है, जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास नॉलेज है, वो ऐसे ही किसी ARC के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब तक तगड़ा प्लान नहीं होगा। अगर लॉजिक क्या सर, क्यों इंडिविजुअल से पैसा नहीं ले रहे, अरे गाइस इसमें क्या लोचा हो सकता है, अगर यहाँ पे हम इंडिविजुअल को रखते, समझना, तो फ्रॉड होने के कहां चांसेस रहते हैं, ये SCARC को अगर ऐसा लगता, राइट, तो कुछ भी कैसी भी असेट्स का कोई पूल बना के, ये ऐसे ही कोई स्कीम बना के वो इंडिविजुअल को बेवकूफ बनाती, इंडिविजुअल से पैसा ले लेती, वो इंडिविजुअल बेचारे एक गलत स्कीम के अंदर फंस जाते। अब आपने इस ऑब्लिगर से पीछा छुटाने के लिए आपने किसी एक भले इंसान को फंसा दिया, ऐसा हो जाता वहां पे, ऐसा न हो, इसीलिए जानबूझ के सोच समझ के वहां पे क्वालिफाइड बायर को बोला, हे क्वालिफाइड बायर, तू ही क्या करेगा, ऑन क्वालिफाइड बायर, तू ही वहां पे क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, तेरे अलावा हम किसी और को अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है, लॉजिक समझिए गाइस, व्हाई गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि कोई इंडिविजुअल फंसे, राइट, बिकॉज़ बेचारा फंस जाएगा वहां पे, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनके पास सिर्फ अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ही आते हो ARC के पास, ठीक है, फंस जाएंगे वो लोग, इसीलिए ऐसे लोगों को रखा कि जो लोग वहां पे, राइट, और इनके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होती है, कोई बैंक को अगर आज कोई 1-2 करोड़ का चूना लगा दे तो बैंक को यार 2500 करोड़ का प्रॉफिट होता है, क्वार्टरली प्रॉफिट, ठीक है यार, 1-2 करोड़ नहीं आए तो इंडिविजुअल को बेचारे के पूरी जिंदगी की कमाई होती है, चली जाएगी। स्कीम, वहां पे जो स्कीम कौन बनाता है, कम ऑन गाइस, ARC स्कीम बनाती है, स्कीम बना के वो ऑफर करते हैं, समझिए, ये ARC है, जो भी एक चार्ट के अंदर सारी डेफिनेशन सब कुछ करता हरता यही चार्ट है, ये चार्ट याद रख लिया, जिंगा लाला हो जाएगा गाइस। ये एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एक स्कीम बनाती है, ये स्कीम बना के वो लोग क्वालिफाइड बायर्स को अट्रैक्ट करती है, एंड देन क्वालिफाइड बायर्स इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो स्कीम व्हिच हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय SCARC, राइट, इसको हम स्कीम बोलेंगे अंडर द डेफिनेशन। इनवाइट कर रहे हैं सब्सक्रिप्शंस टू द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स to be issued by an assets reconstruction company under that scheme. अब यहां पे सिक्योरिटाइजेशन चालू हुआ गाइस, सा 2Z। सिक्योरिटाइजेशन का मतलब ही होता है बैंक से सारा माजरा उठा के सब कुछ आपने डाल दिया SCARC के पास, SCARC ने क्वालिफाइड बायर से पैसा लाके वो पैसा दे दिया बैंक को, बात खत्म।
क्या लिखा, सिक्योरिटाइजेशन इंग्लिश में। अब एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स, एक्वायर किया था इसने बैंक से, बाय एनी असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम एनी ओरिजिनेटर। ओरिजिनेटर याद करो बैंक, बैंक से एसेट्स कहां पे गई है, कम ऑन गाइस, बैंक से एसेट्स कहां पे गई है, एक्वायर किया रे, और यहां पे एक्वायर हो गया है, एससीएआरसी ने इस असेट्स को एक्वायर कर दिया है। ठीक है, आगे वेदर, ये कैसे, अगर उसके पॉकेट में पैसा पड़ा है तो पॉकेट से निकाल के उस एसेट्स को एक्वायर किया है, अगर पॉकेट में पैसा नहीं पड़ा है तो उसके पास तोड़ है, वो क्या करेगा, वेदर बाय रेजिंग द फंड from the assets by such assets reconstruction company from the qualified buyers by issue of security receipts representing undivided interest in the financial assets or otherwise। किसी भी तरीके से जब आप ओरिजिनेटर से असेट्स एक्वायर करते हो, उसको आप सेटलमेंट अमाउंट दे देते हो, उसको और कुछ नहीं, बट हमारे चैप्टर का जो 3 पार्ट है उसमें से एक पार्ट बोलते हैं सा, दैट इज सिक्योरिटाइजेशन ऑफ असेट्स। आ रहा है समझ में कैसे घुसा रहा हूं ना, आपके दिमाग के अंदर घुस रही है ना बातें, वो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, उस चार्ट से ही पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या बोला, मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ द सिक्योरिटाइजेशन है गाइस, कम ऑन, सिर्फ कंपनी लॉ के लिए ही सचिन सर नहीं फेमस है गाइस, ये भी चैप्टर्स अपन इतने ही वहां पे अच्छे से करेंगे, राइट, कि एक एक कंसेप्ट, और कभी भी रात में भी कोई उठा के पूछे, नीचे ऑब्लिगर, इसके ऊपर ओरिजिनेटर, राइट, क्या व्यवहार हुआ था इन दोनों के बीच में, सर इसने असेट्स गिरवी रखा था, सामने पेमेंट मिला, अब ये भाई साहब क्या नहीं कर रहे हैं, पेमेंट नहीं कर रहा है, कम ऑन गाइस, ऑब्लिगर पेमेंट नहीं कर रहा है, किसको नहीं कर रहा है, ओरिजिनेटर को पेमेंट नहीं कर रहा है, ओरिजिनेटर ने अपने एसेट्स को क्या कंसीडर किया, क्या क्लासिफाइड किया, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, बेचारा परेशान है, इसीलिए अब ओरिजिनेटर किसके पास गया रे, एससीईआरसी के पास, ये ले असेट्स तेरे पास रख ले, तू मेरे को सेटलमेंट अमाउंट दे दे, कम ऑन। अब ये बंदा बोल रहा है मेरे पास अगर मेरे पॉकेट में पैसा पड़ा है तो ठीक है, नहीं पड़ा है तो मैं क्वालिफाइड बायर से पैसा लाऊंगा, ठीक है, असेट्स का पूल बनाऊंगा, साथ में मैं ऑब्लिगर से तो वहां पे चालू ही रखूंगा, हे ऑब्लिगर रिकवर, मेरे पास पावर है, एससीईआरसी के पास पावर है ऑब्लिगर की बचाने के लिए, वो सब कुछ पढ़ेंगे अपन। कम ऑन गाइस, पूरा कांसेप्ट सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है ना। अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिंपल टर्म के अंदर, ये सिंपल टर्म अपन तो हार्ड ही पढ़ते रहा, राइट, ठीक है ना, सिंपल टर्म अपन नहीं पढ़ेंगे, ये आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। अच्छा, अब बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बट चार्ट को ध्यान में रखते हुए, मतलब मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आपका दिमाग चार्ट में होगा, ठीक है ना, वैसे आपका नजरिया यहाँ पे होगा, दिमाग चार्ट पे होगा। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, सेल्स और असाइंस द फाइनेंशियल असेट्स generally and illiquid financial assets, that is the financial assets which has become a non-performing asset, to an assets reconstruction company, so that the assets reconstruction company is deemed to be the lender। है guys, मैंने आपको पहले ही बोला था कि as if ऐसा ही मान लिया जाएगा कि ARC ने ही पैसा दिया है, and the right to realize the financial assets from the borrower वो वेस्ट हो जाएंगे, वो ट्रांसफर हो जाएंगे in the assets reconstruction company। The securitization helps the bank and financial institutions as it removes the financial assets। क्या होगा, it removes, समझ रहा है, ये securitization किसको help कर रहा है, securitization helps the bank, helps the financial institutions, है ना, क्यों, कैसे, वो रिमूव कर रहा है the financial assets from the balance sheet of the concerned bank, और फाइनेंशियल, वो बैंक को रिहा कर रहा है, बैंक बेचारी है तू, राइट, तू निकल, एक काम कर, पकड़ ये सेटलमेंट अमाउंट दे दे, तेरी असेट्स तेरी बैलेंस शीट के अंदर नील कर दे उसको, and the concerned bank or financial does not anymore incur the risk of non realization of the financial assets। वो असेट्स बिकेगी नहीं बिकेगी, कोई लेगा नहीं लेगा, राइट, ऐसा उसको अब कोई टेंशन ही नहीं है। Also, it frees up the capital that bank and financial institution are required to hold to remain the solvent। अगर ऐसे ही बैंक का सब लोग करते गए बेचारी बैंक इंसॉल्वेंट हो जाएगी, बैंक को सॉल्वेंट बनाए रखने के लिए भी एससीएआरसी इनको हेल्प कर रही है, दैट इज इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखिए अभी 3 बैंक बहुत खतरे में है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक है तीनों, राइट। आरबीआई ने डिक्लेयर भी कर दिया इनको, कभी भी इनका ताला लग सकता है या प्राइवेट कंपनी टेक ओवर कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। करेक्टिव एक्शंस इनके ऊपर लिए जा रहे हैं, एंड सबको वहां पे ऑलमोस्ट 2000 करोड़ से 3000 करोड़ आरबीआई ने प्रोवाइड भी किया है। लो बिजनेस करो, राइट, अपने आप को खड़ा करो, राइट, आप डूबने वाले को, ठीक है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यू नो डाउट, नो वरीज, ये गवर्नमेंट बैंक्स ही है तो आपका पैसा सेफ ही है। यस बैंक को कुछ नहीं हुआ, राइट? तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं होने दिया तो ऐसी बैंकों को तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने देंगे। सो नो नीड टू वरी, बट यस पता होना चाहिए आपको, बिग कॉमर्स स्टूडेंट। Yes, guys. So securitization also results in the higher credit rating for the banks and financial institutions, thus resulting in the lower borrowing cost. The assets reconstruction company pays the consideration. क्या प्रोसेस है पूरा सिक्योरिटाइजेशन? द असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी पेमेंट कर रही है टू द बैंक एंड फाइनेंशियल, नाउ द एआरसी becomes the entitled to realize the asset from the borrower. Many a times the ARC raises the funds from the qualified buyers, हाँ, because कब तक बेचारा घर से पैसा लाएगा, राइट? इतना पैसा तो नहीं होगा ना उनके पास, तो वो क्वालिफाइड बायर से ये पेमेंट लेती है, ठीक है? एंड क्वालिफाइड बायर से पेमेंट लेने के बाद वो उसको यूज करती है टू डिस्चार्ज द परचेस कंसिडरेशन, ठीक है? पेएबल टू द बैंक एंड इश्यू द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स। पूरा चार्ट याद करो, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स क्वालिफाइड बायर को देती है, दैट कंसिडरेशन ऑफ फंड्स रेट्स, द असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पेज रिटर्न ऑन द सिक्योरिटीज रिसीव्ड एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, राइट? ये लोग वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड करते हैं, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स यहाँ पे इश्यू करते हैं। यहाँ पे स्कीम के साथ साथ ये लोग सिर्फ स्कीम नहीं देते, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी देते हैं। जैसे जैसे ये पैसा यहाँ से रिकवर होगा, राइट, इनकी कमाई चालू हो जाएगी एससी एआरसी की, ठीक है? और वो सामने इनको सिक्योरिटी रिसिप्ट्स भी दे देंगे। Thus the securitization turns illiquid assets, वो illiquid assets को turn कर रही into the liquid assets, right? And देखो अल्टीमेटली जो फाइनेंशियल एसेट्स थी, याद करो गाइस, जो ऑब्लिगर ने ओरिजिनेटर को दिया था, राइट, वही एसेट्स को अब वो उससे क्या कर रही है, कमाई कर रही है ना, लिक्विड में कन्वर्ट कर रही है, ठीक है? तो उसने बोला कि यस ऐसी वहां पे सिक्योरिटी रिसिप्ट्स में कन्वर्ट कर रही है। एंड इलिक्विड एसेट्स इज वन व्हिच टेक्स लॉन्गर टू कन्वर्ट इनटू कैश एंड इट इज लाइकली दैट इट विल सेल फॉर अ प्राइस लोअर देन द मार्केट वैल्यू। तो ऐसा ना हो, राइट, इसीलिए उसको एक वर्ड दे दिया गया सिक्योरिटाइजेशन, जिसमें एक पूरा प्रोसेस ऑब्लिगर से एसेट्स ओरिजिनेटर के पास आई, ओरिजिनेटर से एससीएआरसी के पास आई, एससीएआरसी ने एसेट्स ऑफ फुल बना के उसको मार्केट में बेचा, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स जनरेट करके उसको दिया, पैसा एससीएआरसी के पास आया, वही पैसा बैंक के पास आया और ऑब्लिगर की एसेट्स वहां पे चली गई। वेरी क्लियर? इस प्रोसेस को पूरा बोलते हैं सिक्योरिटाइजेशन। सिक्योरिटी एग्रीमेंट, ठीक है यार, उनके फेवर में सिक्योरिटी एग्रीमेंट बनता है। सिक्योर्ड एसेट्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर, वी नोज वेरी वेल, डिबेंचर ट्रस्टी वहां पे सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एट बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, जब ये माजरा पूरा ट्रांसफर हो जाता है तब एआरसी सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाता है, डिबेंचर ट्रस्टीज वहां पे बन जाते हैं, राइट? तो ये सारे सिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उनका, राइट? तो कोई राइट, ऑब्लिगेशंस, मॉर्गेज वगैरह जो भी क्रिएट करवाया है तो वो सिक्योरिटी वहां पे उनको मिल जाती है। सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, यस, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स, जो भी रिसिप्ट्स वहां पे इश्यूड बाय द एआरसी टू द क्वालिफाइड बायर्स, राइट? ये एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो क्वालिफाइड बायर को सिक्योरिटी रिसिप्ट्स इश्यू करती है एंड सामने उनसे पैसा लेती है। Pursuant to the scheme बनाया था उन्होंने, evidencing the purchase and acquisition of the holder, right, undivided right, इनका इस assets के अंदर होता है, financial assets के अंदर, जो securitization के दरमियान वहाँ पे consider किया जाता है। Yes guys, तो सारी definitions वहाँ पे आपको पुकार रही है कि चार्ट को अच्छे से एक बार अपने हिसाब से ड्रॉ कर देना, राइट? ये सेशन के बाद या कभी भी आपको जीवन में टाइम मिले तब, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी फायदा है, so that आपको भी वहां पे ये सब कुछ पता चल जाएगा, कुछ भी चीजें मगअप नहीं करनी पड़ेगी। कम ऑन गाइस, ये अगर आपको आता है आपको कुछ भी मगअप नहीं करना पड़ेगा, इजीली आप उसको याद रख पाओगे, ठीक है? यस, अब क्या सर हम और आप मिलके ये एससीएआरसी बन सकते हैं? यस, बन सकते हैं। सेक्शन 3 का कंप्लायंस कर लो, अगर आप अपनी खुद की भी एससीएआरसी बनाना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है? क्या बोलो, कैसे बन सकते हैं? तो इसके लिए अब सारे सेक्शंस वहां पे शुरुआत होंगे। सेक्शन नंबर 3 से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है? बढ़ते हैं आगे। ये रहा सेक्शन नंबर 3। अगर आपको एससीएआरसी बनना है
तो आप भी बन सकते हो। कैसे बन सकते हो? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आरबीआई के साथ, ठीक है। ये आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। आपका खुद का फंड वहां पे 2 करोड़ रुपए का चाहिए। आपका खुद का फंड चाहिए 2 करोड़ का, ठीक है। अब ये चीजें नहीं रही, बताता हूँ आपको। An assets reconstruction company shall not commence or carry on the business of securitization or ARC unless the following conditions are satisfied। एक तो सबसे पहले उनको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, उनका खुद का फंड वहां पे, कंडीशन नंबर 2, खुद का फंड वहां पे होना चाहिए 2 करोड़ रुपए का और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। सो 2 करोड़ रुपीस का नेट ओन फंड होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट तो आपको आरबीआई से मिल जाएगा। आरबीआई ने वहां पे द रिजर्व बैंक बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड डिफरेंट अमाउंट ऑफ द नेट ओन फंड है। कम ऑन गाइस, यहाँ पे 2 करोड़ रुपए एक्ट में लिखा है, फिर वहां पे बोला कि आरबीआई और सच हायर अमाउंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है। तो वो आरबीआई स्पेसिफाइड कर सकता है। क्या किया? The RBI by notification specify the different amount of net on fund for different class of companies। अब आरबीआई ने क्या बोला? देखो ये आरबीआई की जुबान, अगली आवाज आरबीआई की। RBI has specified that net own fund for the assets reconstruction company shall be minimum 100 crore rupees। Hey, come on guys, क्या बोला? कितना है? 100 करोड़ रुपीस नेट ओन फंड रहेगा ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस विद इफेक्ट फ्रॉम 28 अप्रैल 2017। Further, all the ARC which are already registered with the RBI as on the date, इनको वहां पे टाइम पीरियड दिया गया था कि आपको एंड नॉट हैविंग, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग है उनके पास अगर एनओएफ नेट ओन फंड 100 करोड़ नहीं है एज ऑन दिस डेट, तो उनको ये नेट ओन फंड 31 मार्च 2019 तक अचीव कर लेने का। And such ARC shall submit a certificate from their statutory auditor periodically as evidence of the compliance thereof कि आपके पास नेट ओन फंड 100 करोड़ रुपीस का है। तो सर अभी फिलहाल हमको क्या याद रखने का? आपको 100 करोड़ ही याद रखने का गाइस, है ना। हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो वो 100 करोड़ है। एग्जिस्टिंग कंपनी, ये रिक्वायरमेंट जो आई गाइस वो कब से आई? तो वो आई 28 अप्रैल 2017 से आई, राइट। टाइम पीरियड दिया एग्जिस्टिंग कंपनी को, भैया आप 31 मार्च 2019 तक ये रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, राइट। उसके बाद भी आपको टाइम टू टाइम अपने स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट लेके हमको जमा करवाना पड़ेगा कि आपका नेट ओन फंड 100 करोड़ रुपए का है वहां पे। बैंक को फाइनेंस करने चले हो गाइस, राइट। ऐसा वैसे ही किसी को हम थोड़ी एससी, हाँ अब आप और मैं भी एससी एआरसी बन सकते हैं, राइट। जब ये हो जाए तब मेरे को बोलना, 4-5 करोड़ रुपए मैं दे सकता हूँ, बाकी के आपके पास हो जाए तब बोलना, ठीक है। तो अपन एससी एआरसी बना देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइम लिमिट फॉर द एप्लीकेशन बाय अ कंपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, राइट। मतलब कि ये एक्ट आने से पहले ही कोई कंपनी अगर ऐसा काम कर रही थी, राइट, वो ऑफिशियली नहीं कर रही थी, अनऑफिशियली कर रही थी, ये एक्ट आया नहीं था उससे भी पहले, राइट। तो कोई बात नहीं, ऐसी कंपनी को 6 महीने का टाइम देते हैं। एआरसी एग्जिस्टिंग ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस, ये एक्ट आया उससे भी पहले ऐसी एआरसी अनऑफिशियली थी, राइट। तो ऐसे लोग वहां पे ये एक्ट आया उसके 6 महीने के अंदर अंदर एप्लीकेशन कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद वो अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। अगर उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर रिजेक्ट होता है तो फिर ऐसा बिजनेस वो लोग कंटिन्यू नहीं कर सकते। आरबीआई को आप एप्लीकेशन करोगे, राइट, स्पेसिफाइड फॉर्मेट के अंदर, एंड आरबीआई आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। आरबीआई के पास वहां पे बहुत सारे पावर्स आएंगे गाइस, समझना। आरबीआई के पास बहुत सारे, वहां पे बहुत सारी कंडीशंस है आरबीआई की। क्या कंडीशंस है? तो वहां पे उसने बोला कि आपने कोई लॉस नहीं किया होना चाहिए इन द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। आपके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए, किस चीज का? कि आप असेट्स को रियलाइज करवा सको, आप क्यूआईबी क्वालिफाइड बायर्स के इन्वेस्टमेंट्स को अब रिडीम कर सको। एससी एआरसी ऐसे ही थोड़ी बन जाओगे गाइस, ठीक है ना। तो अगर आपको एससी एआरसी बनना है तो इसने बोला कि यस आपके पास ये सारे अरेंजमेंट्स होना जरूरी है, ठीक है। सो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी आपको रिडीम करना, मतलब वो लोग को अगर पैसा चाहिए तो आपको उनकी एसेट्स को, आपको तो 2 जन को वहां पे संभालना है ना गाइस, बिकॉज़ आपने किससे पेमेंट लिया है? क्वालिफाइड बायर से, ठीक है। तो ये क्वालिफाइड बायर से आपने पेमेंट लिया है, तो अगर जब कभी भी उनकी सिक्योरिटीज रिडीम करनी है तो आपके पास एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए, तब जाके आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वहां पे मिलेगा बाय आरबीआई, ठीक है। आपके पास प्रोफेशनली एक्सपीरियंस डायरेक्टर्स होने चाहिए,
वहां पे डायरेक्टर कोई मोरल टर्पिट्यूड मतलब इमोरल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, सारी कंडीशंस है उसकी गाइस। आपका स्पॉन्सर जो है वो होल्डिंग कंपनी नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट उनका नहीं होना चाहिए, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ आपको कंप्लाई करना है, ठीक है। अगर आरबीआई सेटिस्फाइड होगा तो आपको सर्टिफिकेट देगा, अदरवाइज वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ओबीएच, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, राइट। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड हमारे लिए तो वो ओबीएच है, ठीक है, और वो आपकी एप्लीकेशन को फिर रिजेक्ट कर देगा। एक बार आपके पास सीओआर आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इसके बाद अगर ये एससीएआरसी अपने मैनेजमेंट के अंदर चेंज करना चाहती है कुछ, या अपना रजिस्टर्ड ऑफिस का लोकेशन चेंज करना चाहती है, अपना नाम चेंज, ये तीनों पर्पस के लिए आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। If you want to change the management, location of the registered office or name, you are supposed to take the permission from the Reserve Bank of India, ठीक है। सेक्शन के अंदर से पढ़ते हैं, कंडीशंस यहाँ पे दे रखा है गाइस। ये जो चार्ट्स जिसमें से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ गाइस वो थोड़े से पुराने हैं, राइट। मैं जब से मैंने पढ़ाने की शुरुआत की है एट द एज ऑफ 21, राइट, 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, राइट। सो इन द ईयर ऑफ ऑलमोस्ट मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। सो मैं तब ऐसे चार्ट्स वगैरह सब बनाया करता था, तो वो वाले चार्ट्स ही मैंने खजाने में से निकाले हैं गाइस। तो उस टाइम के जिसके अंदर अभी 2017 का अमेंडेड नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है ना वो, इसीलिए, ठीक है। तो उस हिसाब से वो, ठीक है। तो मेन जो आपको फोकस करना है वो आपकी पीडीएफ के अंदर, ये जो अपने पास फाइल है उसके ऊपर ही करना है, बट उससे काम बहुत इजी हो जाएगा। कहीं पे भी अमेंडमेंट्स होगा तो उसको आप लुकआउट भी कर सकते हो। द रिजर्व बैंक शैल कंसीडर द एप्लीकेशंस, राइट। द आरबीआई मे कैरी आउट the inspection of the records, अगर उनको ऐसा लगता है तो before granting the certificate of registration, इतनी चीजें वो satisfied होनी चाहिए कि आपने पिछले 3 साल में कोई लॉस नहीं किया। सच कंपनी के पास एडिक्वेट अरेंजमेंट है, किस चीज के लिए? 2 पर्पस के लिए, एक तो रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, रिडीम द रिस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट्स, राइट, पीरियडिकली रिटर्न्स पेमेंट करने के लिए और रिडीम करने के लिए इन्वेस्टमेंट्स, ये सब कुछ था हमारे चार्ट के अंदर। आपके पास जो डायरेक्टर्स है गाइस वो डायरेक्टर्स प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने चाहिए, राइट। कोई भी डायरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड एक्टिविटीज के अंदर, दैट इज इमोरल एक्टिविटीज के अंदर नहीं होना चाहिए। आपका स्पॉन्सर जो है एआरसी का वो फिट एंड प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, किसी वायोलेशंस के अंदर या कन्विक्टेड या ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, राइट। आप टाइम टू टाइम प्रूडेंशियल नॉर्म्स जो आरबीआई बोलती है वो आपको वहां पे कंप्लाई करना पड़ेगा, राइट। आपको आरबीआई की गाइडलाइंस कंप्लाई करना पड़ेगा। सो ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस हमारे चार्ट के अंदर भी है गाइस। स्पॉन्सर मतलब किसको बोलते हैं, तो यहाँ पे स्पॉन्सर का डेफिनेशन अब चेंज हो गया है कि जिसके पास एआरसी का 10% पेड अप शेयर कैपिटल हो उसको स्पॉन्सर बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्सर मींस एनी पर्सन होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, दैट इज एआरसी, उसको हम वहां पे स्पॉन्सर बोलेंगे। ग्रांट ऑफ सीओआर, अगर आप ये सारी कंडीशंस फुलफिल करते हो, इफ द आरबीआई इज सैटिस्फाइड दैट द कंडीशंस ऑफ द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आर सैटिस्फाइड, तो आपको वो सीओआर दे देगी, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दे सकती है। प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई, रिजेक्शन भी कर सकती है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके, राइट, ये भी हो सकता है। प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक फॉर सर्टेन चेंजेस, राइट। मैंने आपको बोला ना 3 चेंजेस अगर आपको करने हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आरबीआई का प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। कौन से? अगर आप अपने मैनेजमेंट के अंदर चेंजेस करना चाहते हो, that including the appointment of any director or the board of directors of the ARC, ठीक है, तो आपको वहां पे उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप अगर अपना लोकेशन चेंज करना चाहते हो या फिर अपना नाम चेंज करना चाहते हो, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी गाइस बारी बारी। मैनेजमेंट, रजिस्टर ऑफिस, चेंजिंग, कोई भी सब्सटेंशियल चेंजेस अगर आप करते हो, सब्सटेंशियल चेंजेस इन द मैनेजमेंट, ठीक है। फिर आप 2 प्यून अपॉइंट कर दिए तो वो सब्सटेंशियल चेंजेस नहीं होता। सब्सटेंशियल चेंजेस वहाँ पे नीचे इन्होंने डिफाइन भी किया है कि किसको सब्सटेंशियल चेंजेस बोलेंगे। मींस द चेंज इन द मैनेजमेंट बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, और चेंज इन अफेक्ट इन द स्पॉन्सरशिप अफेक्ट हो रही है बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और अमालगमेशन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बिजनेस ऑफ द कंपनी, राइट। तो वो आरबीआई के पास वहाँ पे पावर रहेगा कि ये चेंज आपका सब्सटेंशियल चेंज है या नहीं है। मैं तो बोलता हूँ आपको अप्रूवल ले लेने की, आरबीआई वैसे भी अप्रूवल आपको दे देता है। अगर आपको लग रहा है कि सब्सटेंशियल से थोड़ा बहुत नजदीक है, राइट, तो क्यों वहां पे वायोलेशन में पड़ने का, गाइस आरबीआई फिर छोड़ता नहीं है, राइट।
घर तक आके घर में घुसेड़ के मारता है आपको। तो इससे अच्छा बेटर है कि अप्रूवल ले लेने का, ठीक है। देन इसके बाद आपको जो दिया गया COR है वो कैंसिल भी हो सकता है। कब कब आपका COR कैंसिल हो सकता है? तो इसने बोला कि आपको वहां पे जिस कंडीशंस के ऊपर लाइसेंस मिला था वो कंडीशंस आप फुलफिल नहीं कर रहे हो, आपने बिजनेस करना छोड़ दिया, अब आप बैंक को हेल्प नहीं कर रहे हो, राइट। ये इसके लिए तो आप बने थे, राइट। आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं होल्ड कर रहे हो, फेल टू कंप्लाई विद दी जो कंडीशंस जो थी COR की वो आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फेल्ड इन 3 कंडीशंस, राइट। या फिर फेल टू कंप्लाई विद द RBI डायरेक्शन, अब अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स RBI ने डिमांड किया, आपने दिया ही, हे RBI तेरे को जो करना है कर ले, अब नहीं देंगे, राइट। या फिर आपने जो प्रायर अप्रूवल 3 चीज के लिए लेना था, राइट। एक आप अपना मैनेजमेंट चेंज करते हो तब लेना पड़ता है, एक आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हो तब लेना पड़ता है, तीसरा आप अपना नाम चेंज करते हो, आपने लिया ही नहीं, राइट। तो वहां पे इसने बोला RBI अपना जो COR दिया था आपको वो कैंसिल कर सकती है। RBI कैंसिलेशन का ऑर्डर देगा किसको? कंपनी को। अगर आप सैटिस्फाइड नहीं हो RBI के इस एक्शन से, यू कैन गो टू, कम ऑन गाइस, यू कैन गो टू होम, यू कैन गो टू होम सेंट्रल गवर्नमेंट को आप अपील कर सकते हो RBI के खिलाफ जाके, मोदी जी ये RBI हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है, ठीक है। ये मोदी जी को अगर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसके लिए, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे आपकी अपील को अप्रूव भी कर सकता है, कैंसिल भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर देंगे, उसके बाद कैंसिल कर देंगे आपकी अपील, ठीक है। तो सपोज आपका लाइसेंस कैंसिल हो गया, COR कैंसिल हो गया, CG के पास गए, कुछ हुआ नहीं, तो क्या अब आपको QB को पैसा वापस नहीं करने का जिनसे आपने इन्वेस्टमेंट लिया है? नहीं, कानून ने बोला जब तक आप अपना हिसाब QB के साथ सेटल नहीं कर देते तब तक तो आप डीम्ड SC ARC ही रहोगे। हाँ, नया पैसा जनरेट नहीं कर सकते, बट इनको पेमेंट करने के लिए तो अभी हम आपको क्या बोलेंगे? अभी हम आपको SC ARC ही बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें सेक्शन नंबर 4 बोलता है गाइस, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा। सर्कमस्टेंसेस इन विच द सर्टिफिकेट आपके कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसमें ये आपको देखना पड़ सकता है? कैंसिलेशंस। The RBI, the Reserve Bank, may cancel a COR granted to an ARC if such company, hey, come on guys, if such company ceases to carry on the business, ठीक है। ये तो ऑलरेडी हमने कर दिया, राइट। आप अपना बिजनेस जो है वो नहीं कर रहे हो, राइट। आप इन्वेस्टमेंट होल्ड नहीं कर रहे हो, फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशंस, फेल टू कंप्लाई विद द कंडीशंस जिसके ऊपर से आपको ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिला था, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस, आप कंप्लाई नहीं कर रहे हो, फेल हो गए, ठीक है। अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे हो, सबमिशन नहीं कर रहे हो RBI को, या प्रायर अप्रूवल जिस चीज के लिए लेना था, सब्सटेंशियल चेंज इन द मैनेजमेंट और RO और लोकेशन और नेम आपने वो लिया, ठीक है, तो आपकी वो बजा सकते हैं। बट यस, बिफोर कैंसिलेशन आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, आप अपील कर सकते हो, राइट। किसको अपील कर सकते हो? सेंट्रल गवर्नमेंट को। कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर अंदर, राइट। आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके आपकी अपील को रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। कंसीक्वेंसेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि अगर आप असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नहीं रहे तो यस, पैसा वापस करने के लिए तो आप डीम्ड ARC माने जाओगे जब तक आप ये पैसा वापस नहीं कर देते जो इन्वेस्टमेंट आपने क्वालिफाइड बायर से लिया है, ठीक है। ये क्या है गाइस? सेक्शन 4 है। Is it clear? Is there any doubt? Hey guys, come on. You can take a break of 1 minute for doubts. तो उसके बाद सेक्शन नंबर 5 चालू करते हैं। If you have any doubt, please ask. तीन चार जन का मैसेज आया है, सर कोई डाउट नहीं, एकदम क्लियर। Anyone else? ठीक है। हर एक इकोनॉमिक लॉ का चैप्टर जो है गाइस, मतलब जो अदर देन कंपनी लॉ के सारे चैप्टर्स ऐसे ही कंसेप्चुअली आपके दिमाग के अंदर डालने का इरादा लेकर बैठा हूं, राइट। सो दैट ये जितने भी लोग मतलब फाइनल स्टूडेंट्स जो मार्क्स ला रहे हैं 80 मार्क्स, राइट, 82 मार्क्स,
88 मार्क्स हाईएस्ट अपना पेपर है गाइस, है ना, 88 मार्क्स। सर इतने सारे लॉ में यस लाते हैं, तो आप लोग को भी लाना है सर। मेरी एक ही मेरी तमन्ना होती है आप इसको और ऊपर लेके जाओ, और ऊपर लेके जाओ। अकाउंट्स में 100 आ सकते तो इसमें क्यों नहीं, राइट? एटलीस्ट 90 का फिगर देखना चाहता हूँ गाइस, ठीक है। सो अभी यहाँ तक तो पहुँच लिया है। एग्जाम्पशंस तो बहुत सारे लोगों को आता है, आपको इसको पार करना है, ठीक है। सेक्शन नंबर 5 आगे बढ़ते गाइस। सेक्शन 5 क्या बोलता है? Acquisition of rights or the interest in the financial assets. Yes guys, section 5 is nothing but चार्ट याद करो, चार्ट याद करो। असेट्स कहां से कहां जा रही थी? कम ऑन गाइस, ये जो आपका ओरिजिनेटर था, ये ओरिजिनेटर से ये असेट्स, इसके राइट्स अगर एससी एआरसी के पास चले गए तो ऐसा सब कुछ लिखा है सेक्शन 5 में, बात खत्म। Come on, क्या लिखा? Acquisition of the rights of the interest in the financial assets, modes of acquisition। कैसे acquisition हो सकता है कि भैया ये SC ARC, ये SC क्या कर सकता है ओरिजिनेटर को, हे ओरिजिनेटर मैं तेरे को डिबेंचर इश्यू कर दूं, मैं तेरे को बॉन्ड इश्यू कर दूं, अभी फिलहाल तो मेरे पास पूरे पैसे नहीं है, एक काम कर डिबेंचर ले ले, हर महीने हर साल तू रिडीम करवाते रहना, तेरे को पेमेंट मिल जाएगा, फिलहाल तू ये सारा राइट मेरे को दे दे और मैं तेरी असेट्स को यहाँ पे जो नॉन परफॉर्मिंग हो चुकी है मैं इसको एक्वायर कर लेता हूँ किसी भी तरीके का। ये लोग एक वर्ड में बोलूं तो क्या करते हैं? सेटलमेंट करते हैं। इन दोनों के बीच में क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एंड अकॉर्डिंगली ओरिजिनेटर से असेट्स के सारे राइट्स चले जाते हैं एससी एआरसी के पास, जिसको सेक्शन 5 ऑफ द सरफाइसी एक्ट 2002 बोलता है। कम ऑन गाइस, देखो ना क्या लिखा। ये कैसे एक्विजिशन कैसे हुआ? तो आपने डिबेंचर्स एंड बॉन्ड इश्यू कर दिया, आप अग्रीमेंट के अंदर चले गए उसके साथ, एंड बैंक ने ये पूरी असेट्स ट्रांसफर कर दी एसआर, मतलब सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां, एससीएआरसी, ये सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, राइट? सिक्योरिटाइजेशन रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, तो इसीलिए ये एसआर कंपनी बोल दिया, ठीक है। सिर्फ एसेट्स ट्रांसफर नहीं होगी, एसआरसी को लेंडर माना जाएगा कि इसने ही पेमेंट दिया था, इसके पास सारे राइट्स है, वो उसकी बजा सकता है, उसके ऊपर सूट फाइल कर सकता है, अपील कर सकता है, प्रोसीडिंग्स में जा सकता है, सब कुछ वहां पे इस असेट्स के साथ चला जाएगा। बैंक को हम रिहा कर देंगे इस असेट्स के लिए फॉर दिस लाइफ, लाइफ टाइम के लिए बैंक, ये सब कुछ मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है। दिखाता हूं आपको, देखो ना क्या बोल रहा है। ARC may acquire financial assets, ठीक है, may acquire financial assets of any bank or financial institutions। कैसे? by issuing debentures, by entering into an agreement, terms and conditions as may be agreed between the parties। उनको डिसाइड करने दो यार, मियां बीवी राजी तो हम क्या करेंगे काजी, ठीक है ना, राइट? उनको जैसे करना है, उनको वहां पे ऐसे ही मुफ्त में लेना है तो मुफ्त में लेने दो, उनको 2 रुपए में लेना है 2 रुपए में लेने दो, उनको 20 करोड़ में लेना है कोई बात नहीं, राइट? जब बात आ जाती है उनके बीच में जो भी, राइट, तो वहां पे एक्ट साइलेंट है, उनको जो करना है वैसे कर सकते हैं आप, फ्रॉड के अलावा जो करना है करो, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम द, यस गाइस अब समझना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। कानून ने यहाँ पे इन लोग की मदद की, कैसे सर? बताता हूँ मैं आपको। ये अपने मास्टर चार्ट के अंदर चले जाते हैं, ये यहाँ पे सर, इसमें तो कुछ रखा ही नहीं आपने, बाकी कोई बात नहीं बेटा, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की पेन है, तो कुछ करेंगे। यस गाइस, अब यहाँ पे समझना, ये जो असेट्स है, ये बैंक, सपोज आपके पास कोई असेट्स हो, आपके पापा के नाम पे कोई असेट्स है और वो असेट्स पापा से मम्मा के नाम पे आ रही है, ठीक है, आपके पापा के नाम पे कोई घर है, ठीक है, और वो आपके फादर के नाम पे है, ये पापा से आपकी मॉम के नाम पे आ रहा है, गिफ्ट में आ रहा है, तो डेफिनेटली मॉम ने कुछ पैसा तो नहीं दिया, बट
लेट्स से दैट मॉम के नाम पे करने के लिए आपको रजिस्ट्री में जाना पड़ेगा दस्तावेज करवाने के लिए, सेल डीड को रजिस्टर मामलतदार कचेरी में गुजराती में कहूँ तो, राइट, वहां पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको स्टैम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ेगा जो भी मार्केट वैल्यू चल रहा होगा, राइट। आपको कैन बी से दैट कि अगर भले ही सी आप अगर बेचते हो तो डेफिनेटली आप स्टैम्प ड्यूटी पे करते हो, आप गिफ्ट भी देते हो तो भी आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, स्टैम्प ड्यूटी तो पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा है कि बैंक इस असेट्स को किसको दे रही है, सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को दे रही है। तो अगर बैंक ये असेट सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को दे दे, सामने ये सेटलमेंट अमाउंट ले ले, राइट, तो सिक्योरिटाइजेशन कंपनी को भी उसके ऊपर क्या पे करना पड़े, जनरली बायर करता है ना पे। आज आप कोई घर लेते हो तो बिल्डर थोड़ी स्टैम्प ड्यूटी पे करता है, आप करते हो दस्तावेज, ठीक है, तो आप पे करते हो। तो यहाँ पे भी इनको पे करना पड़ता। कानून ने वहां पे बोला कम ऑन गाइस कि आप एक नेक काम कर रहे हो, आप एक बैंक को जीवन दान दे रहे हो, आप बैंक के भले के लिए काम कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे जो आने वाली असेट्स है इसके ऊपर हम यहाँ पे ये स्टैम्प ड्यूटी नहीं लेंगे, हम एग्जम्पशन दे रहे हैं। There is no need to pay any amount, any single amount of stamp duty whenever any of the originator transfer the assets to the securitization company and assets reconstruction company under the SARFAESI Act 2002. नॉर्मल केस में अगर आप अपनी एसेट्स बेच रहे हो SCARC को बाय बैंक टू SCARC, यू हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। अंडर दिस एक्ट आके ऐसी सिचुएशन में जब वो NPA हो चुका है और वो एसेट्स आप इस तरीके से ट्रांसफर कर रहे हो आफ्टर टेकिंग द सेटलमेंट अमाउंट फ्रॉम द SCARC, देयर इज नो नीड टू पे अ सिंगल रूपी स्टैम्प ड्यूटी, देयर इज एन एग्जम्पशन गिवन अंडर दिस एक्ट। Here it is, section 5A1 or 1A. Any document executed by bank and public financial institutions in favor of the ARC for the purpose of the assets reconstruction or the securitization shall be exempted from the stamp duty. There is no need to pay stamp duty over there. However, this provision shall not apply for the acquisition जो है फॉर द पर्पस अदर देन असेट्स रिकंस्ट्रक्शन हुआ है। वो मैंने आपको पहले भी बोला, अगर नॉर्मल कोर्स में ये असेट्स बेची जा रही है दे हैव टू पे स्टैम्प ड्यूटी। ARC SCARC के अंदर आप सरफाइसी एक्ट के अंदर बेच रहे हो, देयर इज नो नीड टू पे स्टैम्प ड्यूटी, राइट। सो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, अदरवाइज तो यार करोड़ों की एसेट्स ऐसे ही ट्रांसफर हो रही हो, बैंक को तो फायदा ही, सॉरी गवर्नमेंट को फायदा ही, 6% स्टैम्प ड्यूटी मिल रही है, चलो मजे है, राइट। राइट्स ऑफ ARC का ARC डीम्ड लेंडर बन जाएगा, सब कुछ बोला ना कि सारे राइट्स इसके पास आ जाएंगे, वो डीम्ड लेंडर बन जाएगा, ये सब कुछ अब यहाँ पे SCARC के पास रहेगा, ठीक है। सारे कॉन्ट्रैक्ट डीड एग्रीमेंट सबके ऊपर उसका राज चलेगा। वो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर भी कौन जाएगा, मैंने आपको बोला था ना, बैंक ने अगर जितने भी केसेस किए जो भी है, अब सारे केसेस में किसको हैंडल करने का, SCARC को, तो ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स वही कंटिन्यू रखेगा। Substitution the name of the ARC in the legal proceedings, ये सारी लीगल प्रोसीडिंग्स में कोर्ट कचहरी हर जगह पे लेंडर कौन था, भूल जाओ, बैंक था, राइट। लेंडर कौन था, सेक्शन 5 बोलता है SCARC लेंडर था, और उसने ही ये लोन दिया है, और इसी तरीके से सारी पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स वही कंटिन्यू करेगा, ठीक है। सेक्शन 5A अमेंडेड सेक्शन गाइस, वो अपने नोट्स के अंदर नहीं होगा, इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। Transfer of the pending applications to any one of DRT in certain cases, right? Suppose वहां पे 33 DRTs थी, तो अगर वहां पे एक ही एसेट्स के ऊपर 2 बैंक से लोन ले रखा है, ले सकते हैं, ये आपकी एसेट्स 10 करोड़ की है, ठीक है, तो आपने पहले BOB के पास गए और 2 करोड़ की जरूरत थी, तो ये एसेट्स आपने गिरवी रखा यहाँ पे और 2 करोड़ का लोन लिया। एसेट्स का अमाउंट 10 करोड़ का था, बट आपको जरूरत इतनी थी, फिर से तुम BOB के पास गए, BOB फिर से इस एसेट्स के ऊपर 1 करोड़ का लोन चाहिए, मैं अब नहीं दूंगा, तो उसने बोला कि मैं अगर SBI से लोन ले तो तेरे को चलेगा इस एसेट्स के ऊपर। BOB ने बोला ठीक है चलेगा, बट पहला राइट मेरा रहेगा, जब कभी भी तू डिफॉल्ट करेगा इस एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आएगा, पहला राइट मेरा रहेगा, मैं मेरे 2 करोड़ वसूल करूंगा, उसके बाद SBI का राइट, तो मुझे कोई इश्यू नहीं। ऐसे करके उन्होंने NOC दे दी। आपने SBI से भी सेम एसेट्स के ऊपर क्या कर लिया, 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, अब 2 बैंक है, अब आप डिफॉल्ट कर रहे हैं,
ये अलग डीआरटी में जा रहा है, ये भाई साहब अलग डीआरटी में जा रहा है। एक ही एसेट्स के ऊपर दो डिफरेंट डीआरटी लड़ रही है। इसने बोला यार एक ही एसेट्स है, बोरोवर एक ही है, दो डीआरटी अगर वहां पे टाइम वेस्ट करे, इससे अच्छा आप क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो पेंडिंग एप्लीकेशन टू एनी वन डीआरटी इन सर्टेन केसेस। राइट, इसके लिए अमेंडेड आया था और सेक्शन 5A वहां पे इंसर्ट किया गया। Situation where more than one bank or the financial institutions has filed an application before 2 or more DRT, ठीक है। तो उसने बोला if any financial assets of a borrower acquired by any assets reconstruction company comprise of secure debts of more than one bank or financial institutions for recovery of which such banks or financial institutions has filed applications before 2 or more debt recovery tribunal, the ARC may file an application to appellate tribunal। ARC बोल रहा है यार भाई मेरे को दो दो जगह पे जाना पड़ रहा है, कुछ करो ना। AT के पास क्या है, there are 5 DRAT having jurisdiction over the tribunal in which such applications are pending for transfer of all the pending application to one DRT, राइट। कि डीआरटी को बोला जाएगा, वो बोला मेरे पास रहो। इसने बोला छोड़ भाई, एआरसी क्या बोल रहा है कि यार मेरे को दो दो के पास जाना पड़ता है, इससे अच्छा मैं किसके पास चला जाता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं डीआरएटी के पास जाता हूँ, उनको ही बोलता हूँ हे अपीलेट ट्रिब्यूनल आप मेरी रक्षा कीजिए एंड आप दो डीआरटी के पास या तीन डीआरटी, कभी कभी 5-6 डीआरटी के अंदर केसेस चल रहे हैं और मुझे कभी कोलकाता, कभी अहमदाबाद, कभी चेन्नई जाना पड़ता है, इससे अच्छा आप किसी एक डीआरटी के अंदर ये केस को ट्रांसफर कर दीजिए। यस, अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, आफ्टर गिविंग the parties of the application opportunity of being heard, वो ट्रांसफर कर देगा किसी एक डीआरटी के अंदर। Effect of order of appellate tribunal notwithstanding anything contained in the recovery of debt due to Bank and Financial Institutions Act 1993, any such order passed by the appellate tribunal shall be binding on all the DRTs। definitely वो सबके ऊपर बाइंड करना है, राइट। पापा है वो आपके, मतलब डीआरटी के पापा है डीआरएटी, तो उनको वहां पे ये बाउंड अप रहेगा, किसी एक डीआरटी के अंदर ये केस वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। Any recovery certificate issued by DRT to which all the pending applications are transferred shall be executed, right, and accordingly ये वहां पे executions हो जाएंगे। आपके काम का नहीं है, फोर्थ पॉइंट अगर नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि एक ही असेट्स के ऊपर एक ही बोरोवर का, राइट, अगर 2-3 डीआरटी के अंदर केसेस चल रहा है बिकॉज़ बोरोवर एक से ज्यादा थे, सॉरी ओरिजिनेटर एक से ज्यादा थे, राइट, तो यहाँ पे एआरसी के पास राइट है कि ये एआरसी इस असेट्स के लिए वहां पे जा सकता है डीआरएटी के पास एंड ये डीआरएटी को वो रिक्वेस्ट करेगा एंड रिक्वेस्ट करने के बाद ये 3 डीआरटी की जगह पे ये असेट्स को किसी एक ही डीआरटी के अंदर ये ऑर्डर पास करेगा एंड ये असेट्स अब फिर किसी एक ही डीआरटी के अंदर इसका केस चलेगा। दिस इज नथिंग बट सेक्शन 5A ऑफ सरफासी एक्ट 2002। ठीक है, अब आपने क्या किया, चार्ट के अंदर आता है गाइस। अब यहाँ पे जो असेट्स के ऊपर आपने लोन लिया था, मेरे को बार बार मन करता है ये चार्ट बनाने का, राइट, आपको भी करना चाहिए गाइस, और एक बार तो आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो एक काम करो, बना के मेरे को भेज भी देना फोटो खींच के, जिसका चार्ट अच्छा होगा उसको चॉकलेट दूंगा मैं जब लाइव क्लास चालू होगा, ठीक है। अच्छा वाला, बट कैसे बनाना है आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो आपको क्या करने का, मैक्सिमम चीजें कवर करने की, कि भैया ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो सेक्शन 5 आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ सारे राइट्स वगैरह ट्रांसफर हो जाते हैं। फिर वहां पे आपको एक वर्ड ऐसा भी लिख देना है कि एग्जम्पशन क्या है चीज का, स्टैम्प ड्यूटी का, ठीक है। ये सब कुछ आप वहां पे लिख सकते हो, तो उसके लिए सेक्शन 5 है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बोल रहा है, इसके पास ये सब कुछ आ गया। अगर ये भाई साहब की दानत भी होती है क्या करने की, पेमेंट करने की, तो वो तो किसके पास जाएगा, उसको तो थोड़ी मालूम है कि ओरिजिनेटर ने ये असेट्स को किसके पास जाने दिया, एससीएआर, उसको मालूम नहीं है, राइट। तो अगर इसकी दानत भी होती है तो वो बेचारा पेमेंट, और इसीलिए बोलता है कि भैया ये एससीएआर से किसको नोटिस दे देगा कि भैया देख अब तेरा लेंडर मैं ही हूँ, ये सब कुछ मेरे पास आ चुका है, ठीक है। ये इसको एक
फॉर्मल नोटिस, अगर तेरी पेमेंट करने की इच्छा होती, तेरी दानत अगर होती है तो तू मेरे को पेमेंट करियो, जो भी पेमेंट तू कर रहा है। वेरी क्लियर? ऐसा सेक्शन 6 बोलता है। बस खत्म। नोटिस वहां पे ऑब्लिगर को दिया जाएगा, ठीक है। ये नोटिस जो आप ऑब्लिगर को देते हो तो वहां पे ये बैंक जो है गाइस वो ऑब्लिगर को नोटिस देगा। अदर जो भी कनेक्टेड पर्सन, सर कौन हो सकते हैं इसके अंदर? यस, इसमें भी पॉसिबल कि ये उसने जो लोन दिया था ना उसमें गारंटर भी थे, राइट? तो गारंटर को भी नोटिस जाना चाहिए। रजिस्टरिंग अथॉरिटीज जो है गाइस, मतलब कि अगर वो कंपनी है तो आरओसी, पार्टनरशिप फर्म है तो रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, राइट? इनको भी वहां पे नोटिस वगैरह जाता है। नाउ ऑब्लिगर को अगर ये पता चल गया है कि यस अब मेरा लेंडर बैंक ना होते हुए कौन हो चुका है? SCARC, तो नाउ ऑब्लिगर हैव टू पे पेमेंट टू द सिक्योरिटाइजेशन और द रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बताया। क्लियर है? समझ में आ रहा है क्या? राइट। सो अब ऑब्लिगर को जो भी पेमेंट करना है वो पेमेंट किसको करना है? SCARC को करना है, अगर उसकी दानत होती है तो। 7 भी साथ साथ कर लेते हैं। इश्यू ऑफ सिक्योरिटी बाय रेजिंग द फंड, राइट? बैंक ने अपना फाइनेंशियल एसेट्स किसको दे दिया गाइस? SCARC को दे दिया। SCARC को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कम ऑन गाइस, SCARC को एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। सारा हिसाब किताब वो उसके अंदर ही रखेगा, है ना। अब SCARC क्या करता है? सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू करता है QIB से, नॉट QIB अब क्वालिफाइड बायर्स है, राइट? एंड सामने वो फंड लेता है। समझना, मतलब कि वो सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू करने वाली बात जो थी, राइट? वो सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू करने वाली बात ये कौन से सेक्शन के अंदर कवर होती है? ये यहाँ पे, ये आपका सेक्शन 6 है। ये नोटिस जाता है, ऑब्लिगर को भी जाता है, ठीक है। ये सेक्शन 6 है, ये लिमिटेड पर्पस के लिए सेक्शन 6 है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप क्वालिफाइड बायर्स को सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू करते हो, सो क्या होगा गाइस? सेक्शंस भी आपको याद रह जाएगा कि चलो यहाँ से ओरिजिनेटर से SCARC में गया सेक्शन 5, ये नोटिस जा रही है ऑब्लिगर को, ROC को एंड सबको, राइट? रिगार्डिंग दिस थिंग कि हमने ट्रांसफर कर दिया, वो सेक्शन 6। सिक्योरिटी रिसिप्ट इश्यू कर रहे हैं और सामने पेमेंट आ रहा है, तो ये आपका सेक्शन 7। ठीक है, क्या बोला सेक्शन 7 और आगे बोल रहा है, अगर ये फाइनेंशियल असेट्स रियलाइज नहीं हुई, मतलब ये QB ने पेमेंट दिया, अब बेचारे QB पेमेंट करके इन्वेस्टमेंट करके फंस गए हैं, या QB को कुछ डिसीजन लेना है, कंसीक्वेंसेस ऑफ द फाइनेंशियल असेट्स अगर रियलाइज नहीं होती है तो 75% या उससे ज्यादा क्वालिफाइड बायर मिलके अगर मीटिंग करते हैं, इस मीटिंग के अंदर कुछ भी डिसीजन अगर वो लोग लेते हैं, इस मीटिंग के अंदर कुछ भी डिसीजंस अगर वो लेते हैं, राइट, तो वो बाइंडिंग हो जाएगा SCARC कंपनी के लिए। समझ में? ये डिसीजन वो लोग लेते हैं, वो डिसीजन SCARC कंपनी के लिए, मतलब कि अगर कंपनी फेल हो गई ये फाइनेंशियल एसेट्स को रियलाइज करवाने से, तो वो बोल रहा है कि कंपनी चलाने का पावर एक तरीके से अगर हम बोले तो क्वालिफाइड बायर के पास आ जाएगी। कैसे सर? 75% बाय वैल्यू क्वालिफाइड बायर्स जो भी डिसीजन लेते हैं कि हमको आपकी एसेट्स टेक ओवर कर लेनी है, या आपके पास जो भी रिसिप्ट्स आएगी तो उसके हम इस तरीके से हमारा पेमेंट वसूल करेंगे, मतलब कि इन लोगों को आप किसी भी तरीके से अंधेरे में नहीं रख सकते। अगर आप यहाँ पे इनको उनका पेमेंट वापस देने में फेल हो गए, इनको उनका रिटर्न देने में फेल हो गए, तो ये अगर 75% मिलके आपकी चाहे उस तरीके से बजा सकते हैं, और जो भी डिसीजन ये लेंगे वो कंपनी को मानना पड़ेगा। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन 7 बोलता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये सेक्शन 7 बहुत बड़ा सेक्शन है वैसे, बट यस ऐसे चार्ट बनाओ गाइस, देखिए तो ये चार्ट आप देखोगे फैन हो जाओगे, है ना। ये देखो किस तरीके से बनाया है और कितना इजीली समझ में भी आ जाता है किसी भी पर्सन को। तो आप जो बोलते रहते हो ना सर हमको भी प्रिपरेशन करना है, ऐसे चैप्टर्स के चार्ट्स कैसे बनाएं, राइट। अभी जो स्टूडेंट्स मेरे से सरफाइसी पढ़ चुके हैं ना गाइस, उनके लिए सरफाइसी का रिवीजन करना हार्डली 15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 18 मिनट का काम है। 18 मिनट का, समझना। मैं पिछले 1.5 घंटे से बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली बोल रहा हूँ, ठीक है। क्यों? बिकॉज वही चीज ये चैप्टर 2 या 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा और आप फिर उसको 15-18 मिनट में रिवाइज कर लोगे।
ठीक है, एग्जाम के अगले दिन इतना टाइम थोड़ी ना होता है 3-3 6-6 घंटे के वीडियोस देखने के, बट उसके लिए आपको लेक्चर्स टाइम पे अटेंड करने के, लाइव अटेंड करने के। फिर क्या होता है, लाइव अटेंड नहीं करते हैं ना तो ठीक है यार, रिकॉर्डिंग पढ़ाई है ना, देखेंगे कभी भी देखेंगे। यहाँ पे तो थोड़ा सा मिस आउट करेंगे तो चले जाएंगे, हम आगे चले जाएंगे, कोई रुकने वाला तो है ही नहीं। ये यूट्यूब पर जूम पे लाइव अटेंड कर रहे हो, यूट्यूब वाला तो है ही नहीं कि जितना रह गया चलो हम पीछे वहाँ पे जाके कर ले, राइट, जब तक वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है तब तक। तो वो गंदी आदत है, ठीक है। मैं एक जगह पर लेक्चर देता हूँ, वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का, आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, वहाँ पे सिस्टम ही नहीं है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करने का। तो वहाँ पे अटेंडेंस 99% होती है, हार्डली किसी रीजन से कोई बंदा नहीं आया है, राइट, अदरवाइज टाइम पे आते हैं, टाइम पे जाते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर जितने भी लोग लाइव अटेंड नहीं कर रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि आप लेक्चर्स जितने भी पॉसिबल है लाइव अटेंड कीजिए। जिसका मैं रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ उसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो वो आप रिकॉर्डेड ही अटेंड करोगे, राइट। और जो भी लाइव सेशंस हो रहे हैं उसको आप रिकॉर्डिंग के फॉर्म में क्यों देख रहे हैं? नोटिस टू बोरोवर एंड डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशंस ऑफ सच बोरोवर, यस गाइस, ये ऑब्लिगेशंस जो है वो किस हिसाब से रहेगा, तो इसमें बोला द बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में गिव नोटिस कि भैया देख भाई कंसर्न बोरोवर को एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटीज को, आरओसी को, एंडर को, भैया हमारा चार्ज अभी यहाँ पे इसके ऊपर नहीं रहा है, राइट, ये सब कुछ हम वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। एंड अगर बोरोवर की इच्छा होती है तो वो पेमेंट करेगा, वो किसको, एआरसी को पेमेंट करेगा। देखिए हाईलाइटेड पोर्शन, द बोरोवर शैल मेक पेमेंट, किसको रे, एससी एआरसी को, वो वहाँ पे पेमेंट करेगा। Any payment made by borrower to such company, right, जो भी पेमेंट करेगा वो shall give full discharge to the borrower, वो borrower को full discharge दे देगा। Money received by lender to be held in trust, right, जो भी पैसा लेंडर से आता है guys, where no notice, this is very interesting है। Suppose आज ये बैंक तो वहां पे अलविदा करके चला गया, अब पेमेंट किसको लेना था, कम ऑन, ये पेमेंट जो था गाइस, वो पेमेंट अब किसको मिल रहा था, एससी एआरसी को मिल रहा था, समझना, ठीक है। तो अभी एससी एआरसी लेंडर है, तो ये बोरोवर को सपोज नोटिस मिली थी, नहीं मिली थी, अभी ये बोरोवर कहीं जा रहा था, ठीक है, और ये बोरोवर ने रास्ते में बैंक मिल गई, बैंक का ऑफिसर मिल गया, और बैंक को बोल रहा है कि हे बैंक, मेरे यार खूब बहुत सारे इंस्टॉलमेंट, राइट, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे पेमेंट करना चाहिए, ये पकड़ 10 लाख रुपए, और ये बोरोवर बैंक को पेमेंट दे रहा है, समझना, बैंक ने तो अपना एसेट्स किसको ट्रांसफर कर दिया है, एससी एआरसी को, समझना, बैंक ने अपना एसेट्स एससी एआरसी को, बैंक तो अलविदा हो चुकी है इस चीज से, बट ये बोरोवर की दानत सही होती है, बट उसको पता नहीं कि उसकी एसेट्स एससी एआरसी के पास गई है, और ये बैंक के पास गया 10 लाख रुपया लेके और बैंक को पेमेंट दे रहा है, बैंक मना कर देगा, नहीं नहीं जाना है तो एससी एआरसी के पास, कानून ने बोला सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में कि इस बंदे की दानत हुई है, तो ये बैंक तू अभी पेमेंट ले ले, किसके बिहाफ पे, एससी एआरसी के बिहाफ पे तू पेमेंट ले ले, एंड ये पेमेंट तू किसको दे देना, जब भी तेरे को एससी एआरसी मिले रास्ते में, तो ये पैसा तू उसको वापस कर देना, बट फिलहाल तू ले ले, बिकॉज इससे पेमेंट निकलवाना बहुत टफ था वैसे भी, और अगर ये देने के लिए आया है, राइट, तो तू ऐसे उसको मना मत करके नहीं नहीं यार अब तेरे को जाना है तो वो तू वहां पे चला जाए एंड ऑल, नहीं, राइट, पेमेंट ले लेने का। इसके इतना सारा कंसेप्ट पढ़ने के बाद भी हमने 10 पेज कंप्लीट कर दिए। देखो फर्स्ट टाइम रीड कर रहे तो आपका एवरेज स्पीड भी घर पे अगर रिवीजन करने के लिए बैठे हो 1 घंटे के अंदर, अगर आप 10 से 15 पेज के बीच में नहीं पढ़ाई कर रहे हो, 1 घंटे मिनिमम 10, चलो हमको 1.5 घंटा हुआ है, राइट, आपको 10 वहां पे पेजेस रीड में तो आपको समझा रहा हूँ, इतने लोग को दिमाग में घुसेड़ रहा हूँ, एक की एक बात चार्ट में से भी पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, राइट, तो एवरेज आपका रिवीजन करते वक्त 1 घंटे के अंदर इफेक्टिवली 10 पेजेस होने चाहिए। तो अगर आप एग्जाम लीव जब लेके बैठे हो 10 घंटा पढ़ाई करते हो तो 100 पेजेस पढ़ पाओगे, तब जाके आप 10 दिन के अंदर या वीक के अंदर अपना सब्जेक्ट खत्म कर पाओगे, यानी उसको बार बार रिवाइज करते रहो। सेकंड रिवीजन में 1 घंटे के अंदर 15 पेजेस होने चाहिए, एवरेज स्टूडेंट्स की बात है, ठीक है। ये 6.3 गाइस वेयर नो नोटिस ऑफ एक्विजिशन नहीं दिया, ऐसा कुछ भी है, राइट, तो इसने बोला कि अगर कोई भी मनी सब्सिक्वेंटली रिसीव्ड बाय द बैंक फ्रॉम द बोरोवर, तो वो अपने पास रखेगा ट्रस्ट में फॉर द बेनिफिट ऑफ द एआरसी एंड वो उसको रीपे कर देगा, ठीक है। इस चीज के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा था नवंबर 19 के अंदर, इसको आप प्लीज सॉल्व करिएगा।
सेक्शन 7 द लास्ट सेक्शन फॉर द डे, ऑलरेडी हमने डिस्कस तो कर ही लिया है, राइट। सेक्शन 7 ऑफर ऑफ सिक्योरिटी रिसिप्ट्स बाय द एआरसी असेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, सिक्योरिटी रिसिप्ट्स देती है क्वालिफाइड बायर्स को, राइट। इसके बारे में इसने बताया। रेजिंग ऑफ फंड्स बाय एआरसी बाय फॉर्मुलेटिंग द स्कीम, यहाँ पे इनको स्कीम भी देती है कि हम इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये पेमेंट आएगा, आपको इतना रिटर्न मिलेगा एंड ऑल, के सामने इनको पैसा देते हैं। सेपरेट बैंक अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा ईच स्कीम के लिए, गाइस समझना। जितनी स्कीम आप बनाओगे वो स्कीम के लिए ऑलरेडी हमने उस चार्ट के अंदर देखा था, राइट। एआरसी क्या करेगा, उस चीज का एक सेपरेट बैंक अकाउंट, सो दैट हिसाब अलग ही रहे पूरा का पूरा। Such company shall ensure that the realization of such financial assets is held and applied towards the redemption of the investments and the payment returns assured. Scheme to be in the nature of trust, ये जो भी स्कीम रहेगा गाइस वो आपके इसके नेचर के अंदर, the scheme for the purpose of offering the security receipts may be in the nature of trust to be managed by the assets reconstruction company over there. Such company shall hold the funds so raised for acquiring the assets in trust for the benefit of the qualified buyers. जो भी पेमेंट आएगा गाइस वो उनसे रखेंगे। Consequences, non realization of the financial assets अगर नहीं होता है, राइट, तो 75% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी रिसिप्ट्स वाले क्वालिफाइड बायर्स जो भी कॉल लेते हैं, राइट, वो कॉल आखिरी कॉल होगा और वो बाइंडिंग भी रहेगा उनके ऊपर, वो उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर है गाइस? ठीक है, यस। बाकी के सेक्शंस अपन नेक्स्ट सेशंस में ऑनवर्ड्स देखेंगे। सेक्शन 7 तक आप रिवाइज कीजिए चीजों को। कुछ भी डाउट्स है गाइस, फील फ्री टू आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। चीजों को मगअप नहीं करना है, यही मेरा मोटो है, चाहे फिर वो कंपनी लॉ हो या कोई आपका अदर लॉ हो, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप उसको मगअप किए बिना अच्छे से समझ रहे हो, चार्ट को फॉलो कर रहे हो और एक बार आप ड्रॉ करके मुझे दिखा रहे हो कि आप किस हिसाब से चीजों को वहां पे ले रहे हो। यहाँ से यहाँ जा रहा है सेक्शन 5, नोटिस दे रहे सेक्शन 6, इश्यू कर रहे सेक्शन 7, रजिस्ट्रेशन करवाया सेक्शन 3, कैंसिलेशन सेक्शन 4, खत्म। इतने ही तो पढ़े हैं, 3 4 6 7 3 4 5 6 7, राइट, इतना ही तो पढ़े हैं अपन, बाकी डेफिनेशंस रीड किया है, ठीक है। सो यस, नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स इसको अपन आगे बढ़ेंगे एंड प्रोबेबली ट्राई करेंगे 2 घंटे का, अगर ऐसा फुल फ्लेज सेशन ले लिया तो शायद इस चैप्टर को खत्म भी कर दे, ठीक है। यहाँ तक रखते हैं आज।